Good evening, everyone. Okay, so let's begin with the today's session. So, welcome to the P Club's Python series. In this series, till now we had two sessions covering the Python basics. So, one of the sessions you can access is uploaded on the YouTube, and you can access with the link provided in the presentation. I will share this presentation after the session in the Discord server and other groups as well. So, today's session will be completely focused on NumPy. And tomorrow we will be having a session on pandas and matplotlib at the same time in the same link. So you guys are free to log in tomorrow again and ask your doubts regarding to today's and study about the discuss about the pandas and matplotlib. So what's the agenda of the today's session? So first, today we will be covering the Python recap, means what we have covered in the previous two sessions. If you have not seen them, have not able to attend them, so we will be covering in the short pieces of our code, and then we will start our NumPy. And in NumPy, we will study about array, and then array and array. NumPy is totally arrays. NumPy is array is the core of the NumPy library. मतलब कि NumPy में केवल अगर वो एरे ना होता तो NumPy में कुछ नहीं था, NumPy एरे ही है पूरा। और उसके बाद फिर उसके कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, और फिर एरे के हम कुछ फंक्शंस देखेंगे, मतलब स्टैटिस्टिक्स के और लीनियर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस देखेंगे। तो अपना अपना पाइथन रिकैप स्टार्ट करते हैं पहले। तो पाइथन रिकैप में सबसे पहले आता है कि हम कोड लिखते कहाँ हैं। तो उसमें मेनली पहले जो अगर बेसिक देखा जाए, मैनुअली हम जो देखें कि एक टेक्स्ट एडिटर में हम फाइल बनाएं, और फाइल बनाने के बाद हम उसको डायरेक्ट अपने कमांड लाइन या फिर डायरेक्ट हम पावर सेल में लिख सकते हैं, सेल में लिख सकते हैं सीधा जाके। लेकिन इसमें क्या होता है कि इशू आता है कि अब जैसे हमने कोई गलती कर दी, जैसे इधर जाके कोई हमने किसी लाइन में कोई गलती कर दी है, तो फिर हमें उसे करेक्ट करने के लिए पूरा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। और अब इसमें डिबगर ईबगर नहीं सही से यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए, और जब हमारी फाइल मतलब कोड बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम ऐसे सेल में उसको नहीं रख सकते, तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं आईडीईज़ का। तो आईडीईज़ में क्या होता है कि हम मतलब साइड बाय साइड एक साइड अपना फाइल कोड लिख सकते हैं, और साइड बाय साइड हम उसका आउटपुट भी देख सकते हैं। और इसमें हमें क्या रहता है कि हम इसमें मतलब अगर कुछ ऐसे गलती हो रही है, कहीं पे कोई एरर आ रहा है, तो हम उस एरर को यहाँ पे सही करके डायरेक्ट फिर से यहाँ पे रन कर सकते हैं। और वर्जन कंट्रोल और बाकी एक्सटेंशन और ऑटो कंप्लीट फीचर्स जैसे और भी होते हैं कुछ, ये जैसे स्क्रीनशॉट है वीएस कोड का। और replit.com एक ये ऑनलाइन है, और यहाँ पे आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो कि मतलब जो हम फीचर इसमें भी सिमिलर रहता है कि साइड से आउटपुट और इधर साइड से हम कोड भी देख सकते हैं। तो इसमें हम जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला काम है वो सारा हम कर सकते हैं, लेकिन अब हमें कुछ और चाहिए। जैसे कि हम पाइथन का मेनली यूज़ करते हैं कि डाटा साइंस और मशीन लर्निंग का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज़ आती है कि पाइथन। लेकिन अब मशीन डाटा साइंस और मशीन लर्निंग के जो मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनमें कोड होता है वो सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब कोडिंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर में कोई बग है, तो कोडिंग उसका सॉल्यूशन है, सीधा कोड उसका सॉल्यूशन है। लेकिन अब कोई डाटा साइंस का प्रोजेक्ट है, बायोलॉजी से रिलेटेड, तो उसमें कोडिंग सॉल्यूशन नहीं है, बट कोडिंग इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें कोडिंग से जो आउटपुट निकल रहा है केवल वो रिपोर्ट करना है, ना कि अब वहाँ पे डाटा साइंस के प्रोजेक्ट्स पे एक मल्टीपल डिसिप्लिन्स के लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं एक ही प्रोजेक्ट पे। तो अब उसमें क्या होता है कि जब मल्टीपल डिसिप्लिन्स के लोग काम कर रहे हैं, तो अब हम इसमें आउटपुट तो किसी को दिखा नहीं जा सकते, और सब लोग एक साथ एक आईडी पे काम तो कर नहीं सकते। जैसे कि मैंने अपने लैपटॉप पे कुछ कोड दिया, आउटपुट आया, अब मैं लैपटॉप लेके जाऊँ दूसरे के पास, ये देखो ये आउटपुट आ रहा है, ऐसा तो हम कर नहीं पाएंगे ना कि हम अपना पीसी उठा के लेके चलते रहें या कुछ शेयर करते रहें। तो उसके लिए कोलाबोरेशन को इंक्रीज इम्प्रूव करने के लिए, और जो हमारा आउटपुट है वो भी बना रहे, ये जुपिटर नोटबुक होता है। तो जुपिटर नोटबुक में क्या होता है कि हमारा कोड भी होता है, और साथ में आउटपुट भी शेयर कर सकते हैं, लाइक ए पीडीएफ फाइल, और वी कैन एक्सपोर्ट इट इन पीडीएफ फाइल और एचटीएमएल फाइल, और डायरेक्ट नोटबुक फाइल भी आईपीएन वाई में भी शेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम साथ में अपना आउटपुट भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम जैसे ये अब जैसे कोई दूसरे फील्ड का लोग है जैसे एक किसी प्रोजेक्ट पे, जैसे बायोलॉजी रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डेटा साइंस का कोई जेनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें अब उसे कोड का तो पता है नहीं कि कोड में तुम क्या कर रहे हो, उसे केवल आउटपुट चाहिए। लेकिन अब आइडिया देने के लिए कि ये कोड किस लिए है, तो इसमें हम डॉक्यूमेंटेशन भी साथ में दे सकते हैं। जैसे कि ये हमने ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है कि फंक्शन टू कंप्यूट द फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। तो यहाँ यहाँ पे ये है कि ये जो नंबर हम इसे देंगे
वो यहाँ पे इसके फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास। अब कैसे आ रहे हैं वो उसका काम नहीं है, बस हमें नंबर के फैक्टर से उसका मतलब होगा ना कि जो आउटपुट जो ले रहा है वो। और इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे हम कभी-कभी जैसे एक सिचुएशन आ जाती है कि हम कोई एक चीज़ को 2 तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। तो अब 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि किसी से आंसर कभी गलत आ रहा है, किसी से नहीं आ रहा है। तो जैसे कि ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे फैक्टोरियल मैंने एक लूप से निकाला है और ये इधर रिकर्सन से निकाला है, ठीक है? तो अब जब लूप से निकाल रहे हैं, तो अब इनमें से हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो अब कौन-सा वाला होगा? जो लास्टली एग्ज़ीक्यूटेड सेल होगी ना, वो वाला फंक्शन का मेथड यूज़ होगा। तो यहाँ पे जैसे ये नंबर इस पे लिख रहा होगा 3 लिखा है और इस पे 6 लिखा है। तो ये लास्ट में एग्ज़ीक्यूट हुआ है और ये 7th पे एग्ज़ीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पे जो ये फैक्टोरियल निकल के आया है, वो इस सेल के इस मेथड से रिकर्सन से निकल के आया है, ना कि लूप से। तो मतलब हम 2 डिफरेंट जो वर्ज़न्स हैं कोड के, उनमें स्विच कर सकते हैं कि हम ये वाला यूज़ करना चाह रहे हैं, ये नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं। तो जुपिटर नोटबुक का एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, जैसे हम स्प्रेडशीट देखते हैं, तो स्प्रेडशीट में होता है कि बहुत सारी मतलब रोज और कॉलम्स बने होते हैं। तो जुपिटर नोटबुक है एक टाइप से सिंगल डायमेंशनल वन स्प्रेडशीट, मतलब कि कॉलम तो इसमें एक ही है बट रोज मल्टीपल है। एक ये सेल है, जैसे एक ये सेल है, एक अगली सेल है, ऐसे सेल्स, इनको सेल बोलते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, तो अब हम इसमें जो सेल्स में है ना वो कोड रख सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंटेशन, ये तो पहले देख ही चुके हैं। और ये मार्कडाउन इनको मार्कडाउन नोटेशन बोलते हैं। ये कोई ज़्यादा वैसा नहीं होता है, इसको हम जाके तुम देख सकते हो साइट पे, मार्कडाउन गाइड। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मतलब कि हैश लगाओगे तो हेडिंग्स और डबल हैश, तो ऐसे करके सिंपल है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और हम इसको अपडेट एंड कर सकते हैं। और एक ये चीज़ और है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मतलब जुपिटर नोटबुक केवल मतलब पाइथन के लिए यूज़ होती है। पाइथन के लिए नहीं, ये बहुत सारी लगभग 30-35 लैंग्वेज के लिए भी यूज़ हो रही है आजकल, डिफरेंट कर्नल्स पे। लेकिन उसका नाम भी आया है, जैसे जूलिया, पाइथन और आर, इनके कुछ लेटर्स लेके जुपिटर नोटबुक नाम बना है। और ये जैसे अब जुपिटर नोटबुक का एक इन्हेंस्ड वर्जन है गूगल कोलैब। तो इसमें क्या होता है कि मतलब अब जैसे जुपिटर नोटबुक में हमें डॉक स्ट्रिंग देखने के लिए उसको मतलब पर्टिकुलरली जैसे शॉर्टकट है शिफ्ट टैब, तो उससे डॉक स्ट्रिंग देख सकते हैं। बट इसमें होवर करने पे ही हम डायरेक्ट देख सकते हैं। और ऑटो कंप्लीशन जैसे इसमें फीचर अलग से ऐड कर सकते हैं। और ये फ्री है और ये उस पे चलता है, मतलब क्लाउड पे चलता है, अपना हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज यूज नहीं करेगा। तो अब तुम लोग भी अपना गूगल कोलैब खोल सकते हो अलग साइड से टैब में, जो हम लोग करें, जो हम करेंगे साथ में, तो साथ में करते जाना। कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछ भी सकते हो। कस्टमाइज जुपिटर नोटबुक। और इसमें एक भी चीज़ और ये और होता है कि मतलब जो कुछ पैकेज होते हैं मशीन लर्निंग के गूगल की तरफ से जो आते हैं, साइकिट लर्न और टेंसरफ्लो, वो ऑलरेडी इसमें प्री लोडेड होते हैं। और हम अब अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक पिप यूज़ करके। तो एक्सक्लेमेशन मार्क पिप इंस्टॉल, जो अलग से पैकेज यूज़ करना हो वो हम अलग से भी पैकेज इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब पाइथन रिकैप देखते हैं, चलो। एक सेकंड, मैं स्क्रीन में जुपिटर नोटबुक शेयर करता हूँ, एक सेकंड। स्टॉप शेयरिंग। Okay, so now let's begin with the Python recap. Yes, who was that? Okay, I think why mistake. ओके, सो लेट्स बिगिन विद अवर पाइथन रिकैप। तो हम यहाँ पे देखेंगे मतलब कि पाइथन में अभी तक हमने पिछले 2 सेशंस में क्या-क्या किया था। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ जो किसी भी लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं कि कंसोल पे कुछ प्रिंट करना है, तो प्रिंट कैसे करेंगे, तो हमने प्रिंट फंक्शन देखा था। तो प्रिंट फंक्शन के लिए हम सीधा क्या करते हैं कि प्रिंट डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज़ होता है। प्रिंट, और बीच में जो हम जो कुछ प्रिंट करना चाहते हैं वो स्ट्रिंग या पैरामीटर पास कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रिंट के और भी कुछ पैरामीटर होते हैं कि हम मतलब एंड लाइन में क्या देना चाहते हो या सेपरेटर क्या यूज़ करना चाहते हैं रेस्पेक्टिवली। तो जैसे कि ये इसमें हमने स्ट्रिंग दिया कि वेलकम फ्रॉम पीटलब, सो ये प्रिंट हो गया। देन लेट्स discuss about variables and data types, which we have discussed in the first session itself. तो वेरिएबल्स में क्या होता है कि वेरिएबल्स का जो बेसिक रूल है वही कि अल्फ़ाबेट सारे यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल, स्मॉल और 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। और जो मतलब कीवर्ड्स हैं उसके वो नहीं यूज़ कर सकते हैं, और स्टार्टिंग लेटर नंबर नहीं हो सकता है। और जो बेसिक वेरिएबल में हमने फर्स्ट सेशन में देख ही चुके हैं। तो अब डेटा टाइप्स की देख लेते हैं। तो डेटा टाइप्स में क्या होता है, देखो ये वेरिएबल असाइनमेंट का पाइथन में डायरेक्ट होता है कि पाइथन में हमें ये नहीं देना पड़ता है कि हम जैसे कि ये a इज इक्वल टू 5 मैंने डायरेक्ट दिया है, तो इसमें हमें ऐसे असाइन नहीं करना है कि इंट a इज इक्वल टू 5, ये पहले मतलब उसका डेटा टाइप नहीं देना है। पाइथन ये अपने आप डिसाइड कर लेता है कि कौन से टाइप का ये डेटा हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इंट स्टोर किया, यहाँ पे फ्लोट स्टोर किया, यहाँ पे वही मैंने स्ट्रिंग में स्टोर किया है। तो
लेकिन अब ये डेटा टाइप जैसे कि ये बिल्ट इन डेटा टाइप आता है इसमें, ये लिस्ट का पाइथन में और आता है। लिस्ट में क्या होता है कि हम कोई भी मतलब जैसे लिस्ट में हम इंटीजर भी दे सकते हैं एलिमेंट्स के तौर पे, और फ्लोट भी दे सकते हैं, और कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप दे सकते हैं, या लिस्ट ऑफ लिस्ट भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। और उसको क्रिएट करने के लिए हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे और बीच में अंदर एलिमेंट्स देने हैं। और डिक्शनरी भी के लिए, डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, मतलब ये इंट की के लिए हमने एक 5 वैल्यू का पेयर, की वैल्यू पेयर बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो इंट की के लिए ये 5 है, फ्लोट के लिए 5.2, स्ट्रिंग के लिए 5.2, ये कोट्स में देख रहा हो। और कोट्स में स्ट्रिंग के लिए पाइथन में डबल कोट्स या सिंगल कोट्स कुछ भी यूज कर सकते हो। और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लिस्ट भी दे सकते हो, लिस्ट डिक्शनरी का भी डिक्शनरी बना सकते हो, वो भी चल सकता है। और फिर ये होता है एक सेट डेटा टाइप होता है। सेट और लिस्ट में डिफरेंस ये है कि सेट लिस्ट में वैल्यू रिपीट हो सकती है, लाइक वी कैन हैव मल्टीपल 5 5 5 5, बट सेट में जैसे हमें सेट में पता है, सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है, तो सेट में वैल्यूज रिपीट नहीं होती हैं और ऑर्डर्स नहीं रहती हैं। इसमें लिस्ट में ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। और ये टपल्स होता है, टपल में क्या होता है, टपल में हम वैल्यूज को इंडेक्स कर सकते हैं बट वैल्यूज कैंट बी मॉडिफाइड। हम इसमें जैसे डी ऑफ जीरो इज इक्वल टू कुछ भी दे सकते हैं, डी ऑफ जीरो इज इक्वल टू 10 दे सकते हैं, बट इसमें हम नहीं दे सकते डी ऑफ जीरो इज इक्वल टू 10, इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। और बूलियन डेटा टाइप, ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, बूलियन में ट्रू फॉल्स ये तो पता ही है। तो लेट्स रन दिस एंड प्रोसीड। तो देखो यहाँ पे ये टाइप फंक्शन यूज करते हैं कि उस डेटा टाइप का क्या टाइप था। तो जैसे कि हम इस तरह देखेंगे, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल एंड बूल। ठीक है, तो और ये कुछ और डेटा टाइप हैं जो पाइथन में बिल्ट इन ही आते हैं, ये मतलब अलग से नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे हम देखते हैं, रेंज, फ्रोजन सेट्स, ये कुछ मेमोरी वाले हैं, बिट, बाइट्स, मेमोरी व्यू, इनका कुछ ज़्यादा ऐसे यूज़ नहीं पड़ता है हम लोगों को, बट फिर भी देख लो कोई। फिर उसके बाद हमने ऑपरेटर्स देखे थे। ऑपरेटर्स में ये अर्थमेटिक, असाइनमेंट, ये सारे ऑपरेटर्स हमने देखे थे। कोई बात नहीं, मैं ये नोटबुक शेयर कर दूंगा तो देख सकते हो, रिवाइज करने के लिए है, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है उसमें। ठीक है, अब देखते हैं इनपुट कैसे लेना है और कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो इनपुट्स लेने के लिए जो पहला सीधा इसमें में जैसे सी प्लस प्लस में इफ़ और एल्स होता है, इसमें इफ़ एल्स के साथ इफ़ एल्स भी है। तो ये रन करता हूँ। तो इनपुट लेने के लिए हम इनपुट में डायरेक्ट बीच में एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं सीधा। तो यहाँ पे मैंने किया है कि इनपुट लिया है और इनपुट में एक स्ट्रिंग पास की है, ये पहले कंसोल पे प्रिंट करेगा एंटर द नंबर, और जो इनपुट आएगा वो इनपुट कीबोर्ड से कोई भी इनपुट आए, चाहे भले ही हम नंबर एंटर करें, लेकिन वो एज ए स्ट्रिंग आता है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ ऑपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने उसको जो इनपुट कीबोर्ड से आया है उसको मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है। तो जैसे कि मैं सेल को रन करूँगा तो ये मेरे से पहले इनपुट मांगेगा। तो जैसे नंबर में एंटर करता हूँ 56, ओके। अब कंडीशंस में देखते हैं, तो हमने ए में वेरिएबल में लिया था, तो अब ये कंडीशन स्टेटमेंट है, इफ ए इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट गिवन द नंबर इज दिस, एंड इफ, एंड ये कॉलन का ध्यान रखना, ये मोस्टली भूल जाते हैं इसमें, पाइथन में सेमीकोलन एमिकोलन का कुछ है नहीं झंझट, बट ये कॉलन है। और इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना, ये इंडेंटेड ब्लॉक रहेगा, इसके अंदर जितना भी इंडेंटेड रहेगा यहाँ पे वो सारा इफ एक ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ही एग्जीक्यूट होना है। तो अब इसको हम जब रन करेंगे तो गिवन द नंबर 56 इज इवन, सो दैट्स, तो मतलब कि ये वाला हमारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ था, एलिफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, हमने 56 दिया था और इनपुट में। ओके, अब लूप्स देखते हैं। तो लूप्स में सबसे पहला वाइल लूप, और दो टाइप्स के लूप्स ही देख हैं, एक वाइल लूप और फॉर लूप। वाइल लूप में क्या होता है कि हम मतलब लूप्स की पहले तो बताइए कि हम कोई भी लूप यूज़ करते हैं तो एग्जीक्यूट मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम बार बार एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं। तो वाइल लूप में क्या होता है कि हमें वाइल लूप का मतलब जनरली ये आइडिया नहीं रहता है कि लूप कितने बार एग्जीक्यूट होना करना है हमें, मतलब कि हमें ये नहीं है कि हमें इतनी ही बार एग्जीक्यूट कराना है। तो वाइल लूप का मतलब ये नहीं रहता, तो हमें तब कंडीशन में यूज़ करना चाहिए वाइल लूप को जब कि हमें ये आइडिया ना हो कि हमें ये कंडीशन कितनी बार एग्जीक्यूट करानी है, तो वाइल लूप का तब हम यूज़ करते हैं। वैसे आप जैसे यहाँ पे देखो तो वाइल लूप का ये सिंटैक्स में देख सकते हो कि वाइल लूप वाइल ट्रू, आई हैव गिवन इट एज ट्रू, मतलब कि ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, बट एक ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। तो मैंने यहाँ पे दे रखा है कि आई को 1 असाइन किया है, तो आई को हर एक लूप पे हर इटरेशन पे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जब इटरेशन ग्रेटर देन 10 हो जाएगा तो उसके बाद इसको ब्रेक करना है लूप को। तो इसको रन करके देखते हैं, ये 5 का टेबल प्रिंट करेगा सिंपली। और फोर लूप में हमें क्या रहता है, फोर लूप में हमें पता रहता है कि हमें इतने बार पर्टिकुलरली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है। तो इसके जो मतलब मेनली जनरली वैसे हम इटरेशन लिस्ट पे भी करा सकते हैं, डिक्शनरी पे भी करा सकते हैं, बट जनरली रेंज स्ट्रिंग पे भी इटरेशन करा सकते हैं, बट रेंज पे जनरली होता है कराते हैं
तो जनरल रेंज के 3 पैरामीटर्स जनरली देते हैं कि 3 पैरामीटर्स में एक होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है इटरेशन को, कहाँ पे एंड करना है और कितने स्टेप पे इंक्रीज करना है। चलो इसको मैं उसमें ही देखते हैं, सीधा कोड पे देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, मैं दे फॉर आई इन रेंज 1 11, तो यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट करना है 11 तक, मतलब 11 - 1 तक रहेगा ना, n - 1 तक। तो 1 से स्टार्ट करना है 10 तक जाएगा, और स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं दिया, स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है और हम उसको चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे अभी 1 पे जैसे हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी स्टेप था 1, अगर हम स्टेप चेंज करके 2 कर दें, तो अब देखो, अब ये 1 से 11 तक 10 जाएगा, लेकिन एज ए स्टेप ऑफ 2, मतलब हर बार में 2 वैल्यूज इंक्रीज होंगी। ओके, नेक्स्ट लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ये मैंने बता दिए थे, ब्रेक का यूज करते हैं जैसे हम कभी कोई लूप को ब्रेक करना हो, और अगर ऐसा कहीं कंडीशन आती है कि हमें वो इटरेशन पास कंटिन्यू करनी हो, मतलब कि उस इटरेशन को मतलब जैसे कोई कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई तो हमें कुछ नहीं एग्जीक्यूट करना, वो इटरेशन छोड़ के नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर जाना है, ठीक है। तो उसके लिए कंटिन्यूज होता है, और अगर हमें वो इटरेशन पास लूप उसके बाद जो कुछ आना है वो सब कुछ छोड़ के जाना है, नेक्स्ट पे पहुंचना है, तो उसके लिए हम फिर पास यूज करते हैं इनको। ये ब्रेक कंटिन्यू पास लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में। अब फंक्शंस का देख लेते हैं। फंक्शंस में मतलब क्या होता है, फंक्शंस एक हम मतलब पर्टिकुलर, जैसे कोड बहुत बड़ा हो जाता है कुछ लाइंस का, तो हम कुछ रेक करते हैं कि मतलब कोड को पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। क्या कहते हैं, मतलब कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है कि एक, मतलब जैसे मैंने दिखाया था अभी एग्जांपल में कि फैक्टर निकालने का, तो मैंने एक पर्टिकुलर फंक्शन बना दिया फैक्टर निकालने का, तो हम उसे वैल्यू पास करेंगे, जब हमें बीच में अपने कोड में की जरूरत होगी तो हम बार बार उसी को कॉल करके उससे वैल्यू लेते रहेंगे हम, मतलब एक उस कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब वहाँ के आपको बोलो कि कोड रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है, तो लूप तो हम उसमें ऐसी जगह पे यूज़ नहीं कर सकते ना कि रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराने के लिए लूप यूज़ कर लें। तो वहाँ पे हम फंक्शन का यूज़ करते हैं कि बार बार हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो हम देखते हैं पहले कि फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, डेफ कीवर्ड एंड कॉलन, और ये इंडेक्स का ध्यान रखना कि इंडेंटेड रहता है, यहाँ पे इंडेंट करके देना है। तो ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो ये गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा, ठीक है। फंक्शन का नाम पैरेट है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब इसको कॉल कैसे करेंगे, कॉल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट पैरेट एंड उसके जो ब्रैकेट्स देने हैं, ठीक है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो गुड मॉर्निंग प्रिंट कर दिया। अब हम इसको जहाँ भी हमें गुड मॉर्निंग प्रिंट करना होगा हम इस स्टेटमेंट को डालेंगे और वहाँ पे हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा, गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाएगा। अब इस पैरामीटर्स, अब जो होता है जनरली कि हमें ऐसा तो करना नहीं है कि केवल प्रिंट ही करना है, जैसे एक बेसिक एग्जांपल था, इसका कोई वैसा यूज़ भी नहीं होगा, प्रिंट स्टेटमेंट ही डायरेक्ट डाल देंगे अगर यही प्रिंट करना होगा। तो ये रहता है कि हम पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज़ देंगे, उन पे वो कुछ कैलकुलेशन करके हमें वापस करेगा। तो हमें कैलकुलेशन करके उस पर वापस चाहिए जो वेरिएबल्स हम उसे पास करते हैं। तो उनके लिए जैसे हमने यहाँ पे ये काम किया है, डेफ पैरेट नेम, यहाँ पे क्या करेगा, ये एक नेम वेरिएबल नेम लेगा। अब यहाँ पे ये हमें नेम दिया है, कॉल करते टाइम हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बोले जाएंगे, मतलब हम एक के बाद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स कॉमा लगा के दे सकते हैं। तो पोजीशन वाइज एक एज अ टपल आएंगे, और टपल आके यहाँ पे जितने आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनमें अनपैक हो जाएंगे, पैक्ड होके आएंगे, यहाँ पे अनपैक हो जाएंगे, टपल वहाँ से पास होगा। तो और ये प्रिंट करने में देख रहे हो, ये एप स्ट्रिंग बोलते हैं। मतलब इसमें क्या है, मैं यहाँ पे जो वेरिएबल में प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अगर कुछ कैलकुलेशन भी करनी होती है तो मैं ये डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर दे सकता था, ठीक है। एफ स्ट्रिंग में बोलते हैं, ये फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में हमने पढ़ा था फर्स्ट लेसन में। ओके, चलो इसे एग्जीक्यूट किया है और अब इसको हम कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए अब इसमें कोई अपना नाम बताना चाहेगा वॉलेंटियरली, एनीवन? हेलो, कोई तो होगा। सचिन। ओके सचिन। तो हमने यहाँ पे देखो जब सचिन डाला था, तो यहाँ पे ये फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में नाम की जगह सचिन प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो मतलब ये जो स्ट्रिंग पास हुई थी, ये स्ट्रिंग पास होके जाके इसमें आके यहाँ से जो वैल्यू था वो प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में अब जब हमें यहाँ पे डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट कराया था, हम वैल्यू वही रिटर्न करना चाहते हैं। तो अब जैसे हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल पास कर रहे हैं, पिछले वाले में जैसे हमने 1 किया था, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम 2 कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 2 क्या करेगा, ये ए और बी वैल्यू को लेके उनको एक सी में कैलकुलेट करेगा उनका सम, और जो हमें यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो रिटर्न कर रहा है, डायरेक्ट सी रिटर्न करेगा, ठीक है। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब इसको कॉल करेंगे तो हम 2 वैल्यूज दे रहे हैं, 5 एंड 4। अब ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं ना, कि यहाँ पे जो 5 है ना, वो 5 जाएगा ए में, और 4 है वो जाएगा बी में, ठीक है। तो अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वही है, यहाँ से ये एज ए टपल पास होंगे, यहाँ पे जाके अनपैक होंगे, और यहाँ पे अनपैक होके यहाँ पे हमें प्रिंट में आउटपुट मिल जाएगा जो कुछ रिटर्न हुआ होगा। अब यहाँ पे ये इसमें
जुपिटर नोटबुक में यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए डायरेक्ट प्रिंट कर देता है, नहीं तो हमें अगर ये वैल्यू किसी वेरिएबल में लेनी है, लाइक पी वेरिएबल में ले रहे हैं, तो अभी हमें अब ये वैल्यू जो है पी वेरिएबल में आ गई होगी उसकी जो, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं प्रिंट पी, अब पी में प्रिंट होगा। तो हम ऐसे किसी मतलब दूसरे वैल्यू में कुछ, अब यहाँ पे एक दो ही नहीं मल्टीपल वो दे सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो हो अगर इक्वेशन उन पे परफॉर्म करना है बार बार वही, तो उसको हम लेके किसी जगह उसको और कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं ऐसे। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कंसेप्ट होता है, जैसे कि अभी मैंने जो उसमें दिखाया था प्रिंट में, वो रेंज में सॉरी, कि रेंज में अगर हम दे रहे हैं, पहले दो तो देने पड़ रहे हैं, स्टार्ट दिया था मैंने, एंड दिया था, बट स्टेप नहीं दिया था। तो जो स्टेप था वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर था उसमें कि स्टेप डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा। अगर चेंज कर रहे हैं तो हो जाएगा चेंज, नहीं कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स लिए हैं, ये तीनों पोजिशनली आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर जो फर्स्ट आर्गुमेंट आएगा, ये 2 आर्गुमेंट तो हमें देने पड़ेंगे, नहीं तो वो एरर दिखाएगा। अगर और जो थर्ड आर्गुमेंट अगर दे रहा है यूज़र तो ले लो, नहीं दे रहा है तो उसकी जगह हम 5 ले लेंगे। तो ये 5 लेके और उसका उनका जो जो आर्गुमेंट्स आए उनको ऐड करके उसका सी से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना है। तो चलो इसको एक रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे दो आर्गुमेंट दिए हैं केवल, तो अब हम जब इसको रन करेंगे तो इसने जाके यहाँ पे सी की वैल्यू 5 ऑलरेडी कंसीडर कर लिया। अब हम चाहें तो यहाँ पे सी की वैल्यू अलग से पास कर सकते हैं, 20 ऐसे मैंने पास किया, तो ये 20 पास हो गया, अब उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। और अगर हम ये करें कि हम केवल एक ही वो दें, एक ही पैरामीटर दें, तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि फंक्शन को कम से कम 2 आर्गुमेंट चाहिए हैं। 2 डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट हैं, एक ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है। तो एक ना दोगे तो वो डिफ़ॉल्ट से ले लेगा, बट अगर हमें ये तो देना ही पड़ेगा, तो इसकी जगह हम कुछ भी चलो देते हैं, जैसे कि अब ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब हमें कभी-कभी क्या रहता है कि हमें नहीं याद रहता कि पोजीशन हम कहाँ पे कहाँ से आगे देंगे, कौन सा क्या पीछे देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया एफ नेम और एल नेम और इनको वैसे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब फिर से किसी को मेरे को वॉलंटियर चाहिए होगा, मेरा नाम मत बोलना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो कोई नाम बताओ। जैसे यहाँ पे मैंने अभी दे रहे थे कि पोजिशनली दे रहे थे कि जो पहले पास कर रहे थे वो पहली बार जा रहा है, दूसरे में पास कर रहे थे वो दूसरी बार। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे कीवर्ड लेके दे रहा हूँ कि क्या क्या है, एफ नेम में क्या भेजना है मुझे, एल नेम में क्या भेजना है। तो चलो अब कोई बचाओ, मेरा नाम नहीं बताना। कौन बताएगा आप? कोई तो हो। यश। यस, फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम, लास्ट नेम किन्ना। लास्ट नेम क्या? किन्ना। KINHA। KINHA, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले भी किन्हा पास किया, फिर उसके बाद यस पास किया है, और लेकिन ये गए हैं जो उसी ऑर्डर में गए हैं जब हमने आर्गुमेंट्स देखे। तो यहाँ पे हम ये कीवर्ड्स के साथ ही दे सकते हैं कि मतलब इसमें हमें ये पास करना है। अब ये कब काम आता है, जब हम मतलब कोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, अब हमें ऊपर जाके टाइम नहीं है कि हम क्या क्या देखें, तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिख देते दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। अब हम उसकी पोजीशन रिमेंबर तो रखेंगे नहीं इतने सारे में कि कौन सा पहले देना है कौन सा बाद में देना है, तो हम डायरेक्ट कीवर्ड से पास कर देते। तो ये पोजीशन का देने का याद रखने का ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि हमने कौन सा पहले पास किया था फिर कौन सा किया था, तो ऐसा नहीं करना पड़ता, ठीक है। चलो नेक्स्ट। और फिर ये रहता है कि अब यहाँ पे तो मुझे पता था कि मुझे 2 देने हैं, तो अब मैं 2 से ज़्यादा भी दे सकता हूँ, मुझे पता नहीं है कि कितने देने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स से कीवर्ड्स आर्बिट्री कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर देते हैं कि हाँ मैं दूंगा, बाद में जितने देना चाहूँगा उतने दे दूंगा। और उनको हम कैसे रेफर करते हैं कि हम जो एफ में आएगा उसमें एफ नेम से जो आएगा वो यहाँ पे, एफ में एल नेम से जो आएगा वो यहाँ पे। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो चलो, यस KINHA स्पेलिंग सही है कि गलत कर दिया मैंने? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने केवल ये डिफाइन किया था कि हाँ मैं कुछ ने भी दे सकता हूँ, अब कितने दे रहा हूँ वो नहीं पता है। तो इसके बाद मैंने ये जो कीवर्ड्स की तरह जा रहे हैं कि जो यहाँ पे एफ में एफ नेम से जो आ रहा है उसकी जगह यस प्रिंट करना है, और जो एफ में एल नेम की जगह आ रहा है उसको किन्हा प्रिंट करना है, ठीक है, एक्सेस करना है मतलब। और ऐसे ही हम आर्बिट्री कीवर्ड्स की जगह आर्बिट्री आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं। तो इसमें हमने डिफाइन कर दिया कि कितने देना है। यहाँ पे क्या होता है, ये एज अ टपल पास होते हैं। तो जैसे हमने एक ए टपल आएगा, उसमें ए टपल में 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको, और जो 1th इंडेक्स पे होगी उसको प्रिंट करना है दोनों को, ठीक है। तो जैसे हमने 764, ये कहाँ से मैंने ध्यान में आ गया मेरे, ये कर दिया, चलो ठीक है। अब ये जाके तो ये मतलब एज अ टपल पास हुआ, ये टपल पे जाके यहाँ पे 0th इंडेक्स और 1th इंडेक्स का सम लेके यहाँ पे सम प्रिंट कर दिया गया, ठीक है।
अब ये मैंने पास्ट स्टेटमेंट जो हमने लूप में यूज़ किया था वो यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। अब जैसे क्या होता है कि हम कभी कभी लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे ना जैसे आईडी में लिखोगे तो एरर का लिए साइन बनाते रहेगा, अंडरलाइन करके देता रहेगा रेड कलर में, तो वो हम उसको नहीं चाहते हैं। कभी जैसे चाहते हैं कोई ब्लैंक फंक्शन लिखना चाहते हैं कि इसको अब एग्जीक्यूट करें, कुछ ना हो बस पास हो जाए, कुछ नहीं बस इसको कॉल करना है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया था सेल को, ओके अब होगा। जैसे कुछ नहीं हुआ इसको एग्जीक्यूट करने के बाद भी। ओके चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब फिर हम देखते हैं ये हमने फंक्शंस का देख लिया कि आर्बिट्री आर्मी वैल्यू कैसे पास करते हैं, कैसे रिटर्न करते हैं, वो सब हमने देख लिया। तो अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्लासेस के बारे में देखते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। और इनमें क्या होता है, देखो हम क्लास क्यों बनाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मतलब कुछ पैरामीटर्स और उनसे रिलेटेड जो फंक्शंस है ना, उनको हम बिल्कुल अलग चाहते हैं कि इसको ना बिल्कुल हम अलग कर दें कोड से, मतलब एक अलग से एक पीस बना दें, अलग कोड का पीस, कि हम उसके जो जितने पैरामीटर्स हैं उनके जो और जिसके जो फंक्शंस हैं वो एक अलग सेपरेट रहे हमारे बाकी कोड से। अब जैसे जैसे मल्टीपल लोग कोड कोई लिख रहे हैं, ठीक है, तो तुम लोग कोई अलग काम कर रहे हो और कोई किसी अलग फीचर पे काम कर रहे हो और कोई और जो दूसरे फीचर पे काम कर रहा है, तो हम उसके जो वेरिएबल्स हैं और जो उसके फंक्शंस हैं और उनके मेथड्स हैं उनको अलग ग्रुप कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्लासेस का यूज़ करते हैं। क्लासेस काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मोस्टली टाइम हम लोग फंक्शंस और क्लासेस का ही यूज़ करते हैं जब करेंगे। तो ये मतलब सिंटैक्स है कि कैसे क्रिएट करना है, तो क्लास कीवर्ड से करना है, फिर उसके बाद इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। पाइथन में सेमीकोलन और वो कर्ली ब्रेसेस तो है नहीं, तो इंडेंटेशन से ही काम चलता है। इंडेंटेशन ये इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर क्लास। ये क्लास होता है कंस्ट्रक्टर क्लास। तो इसमें जो होता है कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसी टाइम पे, कंस्ट्रक्टर क्लास डेफ अंडरस्को इनिट। और इसमें ये सेल्फ होता है, इसको सेल्फ पैरामीटर बोलते हैं कि मतलब इस जो क्लास का इंस्टेंस है, जो पर्टिकुलर इंस्टेंस है, वो ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर इंस्टेंस पास होना है, मतलब उससे जो रिलेटेड वैल्यूज हैं वो सारी इसमें रहनी चाहिए, उनकी एक्सेस होनी चाहिए। तो हम चलो इसे क्रिएट करते हैं और फिर कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम जैसे ओबीजे इज इक्वल टू माई क्लास मेरे क्लास का नाम था और कभी वैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब ये हमने ऐसे जो हमने दिखाया था मैंने, वैसे तो कोई यूज़ हो नहीं, हमें तो उसमें कुछ ऐड मतलब पैरामीटर्स और उसके कुछ मेथड्स ऐड करने पड़ेंगे। तो जैसे ये देखो, ये एक क्लास है, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर में है पहले कि ये हमसे लेगा, नेम लेगा और एज लेगा, और उसके अंदर जो दो वेरिएबल मेंटेन करेगा, नेम एंड एज। और फिर जब हम उससे बोलेंगे डिस्प्ले कराने को, उसका एक मेथड हमने रख रखा है, क्लास का ही मेथड है कि जो इन वेरिएबल से रिलेटेड है, कि जब हम उससे बोलेंगे डिस्प्ले कॉल करेंगे तो वो इन्हें हमें डिस्प्ले करना है उसे ये नेम और एज। तो चलो देखो करके देखते हैं। तो देखो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का S1 नाम से, और मैंने नेम की जगह दिया है ABC और एज की जगह 10, ठीक है। तो अब हम जब इसका वो ऑब्जेक्ट को जब डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके देना चाहिए इसे। चलो इसको देखते हैं। देखो ABC 10 जैसा हमने सोचा तैसा ही आया। ओके फिर देखते हैं अब क्लासेस में क्या होता है कि मल्टी इनहेरिटेंस का एक कंसेप्ट होता है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब हमको ये क्लास बना लिया, ठीक है, तो अब हम उसके कुछ फीचर्स को एनहेंस करना चाहते हैं, कुछ और ऐड करना चाहते हैं, मतलब कुछ मेथड्स हमने पर्टिकुलरली ऐड कर रखे हैं, बट हम चाहते हैं कि उस डेटा को यूज़ करके कुछ और चीज़ और आ जाए। तो उसके लिए हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस में जैसे कि ये देखो, एक हमने क्लास बनाया पर्सन, ये पहले ही वाला क्लास है जो हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में यूज़ किया था। तो उसमें हमने नेम और एज का दिया और उसका मेथड दिया है नेम सेल्फ नेम, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम देखेंगे, एक हमने क्लास बनाया, मतलब एक पर्सन क्लास है, मतलब वो के पर्सन स्टोर करता है। तो अब नेक्स्ट क्लास बनाया हमने स्टूडेंट वन नाम से। ये स्टूडेंट वन नाम क्या करता है, ये पर्सन क्लास को ना एक्सटेंड करता है। तो इसमें ये क्या एक्सटेंड करता है कि पहले हमारे पास केवल नेम और एज थे, अब हम चाहते हैं कि साथ में मार्क्स भी ऐड करने हैं अगर वो पर्सन स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब हम पर्सन, तो यहाँ पे देखो पहले हमने क्या किया, इसका जो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर दिया है यहाँ पे, तो इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए और मार्क्स चाहिए। फिर ये सुपर ब्रैकेट इनहेरिट, तो मतलब ये जिस क्लास से इनहेरिट हुआ है ना, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, मतलब कि यहाँ पे हमने इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो यहाँ पे हमने उसको कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हमें नेम और एज देने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने नेम और एज पैरामीटर दिए, तो हमने नेम और एज पैरामीटर के और इस क्लास के एक मार्क्स वेरिएबल को हमने मार्क्स जो पास किए गए थे वो असाइन कर दिए। और जो इस क्लास का जो हमने जो डिस्प्ले फंक्शन दिया उसमें बोला है कि ऊपर जो सुपर क्लास है इसका, जहाँ से इसको इनहेरिट किया गया, उसके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है। फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट इसके डिस्प्ले फंक्शन में एक और प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, उसमें वो मार्क्स प्रिंट करेगा। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब देखें कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो मैंने एक स्टूडेंट वन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और 3 पैरामीटर्स पास करने, नेम एज एंड मार्क्स। तो नेम ABC, एज 10, मार्क्स 90, ठीक है। अब हम जब इसे कॉल करेंगे S1 डॉट डिस्प्ले, मतलब ये वाले फंक्शन, तो सबसे पहले इस फंक्शन में क्या होगा, ये सुपर क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा, उसके बाद
ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया उसे एग्जीक्यूट करेगा। ओके चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एबीसी पहले इसको कॉल किया सुपर फंक्शन को, तो इसमें एक लाइन में, फिर नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट 90 और मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, ये है कि सिंपल एग्जांपल है। और फिर एक चीज़ आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये बड़ी काम की चीज़ है। जब देखो हम क्या करते हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखते जा रहे हैं तो उसमें हम सारे केसेस को, जो कॉर्नर केसेस हैं उनको हम मतलब देख नहीं सकते कि क्या कुछ एरर आ गई, यूज़र ने जैसे अब कुछ कर रहा है डिवीजन, यूज़र ने कुछ अलग ही इनपुट दे दिया तो अब एरर आ जाएगा। तो फिर एरर आने के बाद जो हमें जो मतलब जो प्रोग्राम है, एरर पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा कोई यूज़र कुछ इनपुट दे और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। हम ये कर सकते हैं कि कुछ इनपुट आया तो अगर हम चाहते तो उस मैनेज करके उसको वार्निंग दे सकते हैं कि ये इनपुट हमारे लिए काम का नहीं है। तो एक्सेप्शन हैंडल के लिए हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम देखो देख ही लेते सीधा। देखो मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया है, ठीक है, लिस्ट के एलिमेंट्स ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पहले ट्राई किया है प्रिंट जो 1th इंडेक्स पे है उसको डिवाइड करो 0th इंडेक्स पे, ठीक है। और अगर ऐसा करने पे 0 डिवीजन एरर आ रही है तो वार्निंग प्रिंट कर दो कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। और अगर यहाँ पे जो इंडेक्सेस हैं ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज चले जा रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रिंट कर दें कि इंडेक्स इज नॉट। अगर ये कोई अगर एक्सेप्शन नहीं, ये एल्स स्टेटमेंट इसमें इसलिए जब तब एग्जीक्यूट होता है जबकि कोई भी एक्सेप्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। और ये फाइनली ये हर बार प्रिंट होगा चाहे ये एग्जीक्यूट हो चाहे ना हो। चलो एक बार देखो रन करके देखते हैं। देखो अभी तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड सब दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, कोई एरर नहीं आई हमें। अब अगर मैं ऐसा कर देता हूँ यहाँ पे 1 की जगह 11 दे दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये मैं ट्राई एक्सेप्ट इंडेक्स एरर का ये न देता तो ये यहाँ पे दिखा देता, एरर आ जाती और ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे एरर नहीं आ रही है, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली एग्जीक्यूट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और अगर अब ऐसे कर दूँ, देखो 11, ओके लेट मी रिमूव दिस और डिवीजन वाइज 0 करता हूँ, ठीक है। देखो डिवीजन वाइज 0 इज नॉट पॉसिबल, एरर नहीं आई, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। तो ओके चलो, तो पाइथन दिक्कत में आई थिंक इतना ही है। अब नंपाई का देखते हैं, नंपाई लाइब्रेरी में। तो नंपाई लाइब्रेरी एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है पाइथन में। तो अब इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के लिए वही नॉर्मल अपने पिप से इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल नंपाई। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से लिंक से एक्सेस कर, तो मैं ये नोटबुक शेयर कर दूंगा। तो नंपाई एरे में क्या, ये नंपाई का पहले तो फुल फॉर्म ही सीधा है न्यूमेरिकल पाइथन। और इसका जो कोर एलिमेंट है नंपाई का वो है एनडी एरे ऑब्जेक्ट। इसका एनडी मतलब एन डायमेंशनल एरे। एंड अभी चलो एरे ही है इसमें सब कुछ, तो एरे ही देखते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये आती है कि नंपाई क्यों यूज़ करें, एरे सीधा के एरे मतलब कि एक टाइप से लिस्ट सा है, ठीक है। तो हम क्या कर, तो क्यों लिस्ट क्यों ना यूज़ कर लें, पाइथन का बिल्ट इन है, हमें क्यों फालतू में एक्सटर्नल मॉड्यूल करें। तो क्या रहता है कि जो नंपाई एरेज हैं ना वो फास्टर रहते हैं। फास्ट क्यों रहते हैं, देखो एरे में जो लिस्ट हम करते हैं, क्रिएट करते हैं पाइथन की बिल्ट इन लिस्ट, उनमें मेमोरी पाइथन में वो नहीं है, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट हम एक्चुअली नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो हम एरे स्टोर करते हैं वो एरे एक सिंगल मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। तो इसलिए मतलब एलिमेंट्स को एक्सेस करना और उन पे ऑपरेशंस करना वो हमारे लिए इजी हो जाता है। चलो पैरामीटर्स के बेसिस पे देख लेते हैं क्या आते हैं। तो पहले जो देखते हैं, चलो क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट दिया इंपोर्ट नंपाई एज एमपी, और एरे क्रिएट करने के लिए मैंने लिस्ट क्रिएट पास किया ये 5 एलिमेंट्स का, कि इन 5 एलिमेंट्स की एक लिस्ट एरे बना दो एमपाई ए नाम से, ठीक है। और उसको पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो चलो एक एरे बन गया है हमारे पास। अब चलो इसके हम डिफरेंसेस देख लेते हैं पहले। तो डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड नंपाई। तो पहला कि पाइथन जो नंपाई लिस्ट है उसके लिए हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, कुछ इंस्टॉलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नंपाई एरे के लिए हमें इंस्टॉलेशन यूज़ करना है, ठीक है। और ये सबसे देखो लिस्ट में हमने देखा था कि हम चाहे स्ट्रिंग भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बना सकते हैं, और कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, मतलब कैसा भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। मतलब हिट्रोजीनियस रहता है पाइथन में लिस्ट में। लेकिन नंपाई एरे में क्या रहता है, जो डेटा टाइप्स रहते हैं जो सारे ऑब्जेक्ट्स के, वो होमोजीनियसली रहते हैं। मतलब होमोजीनियस मतलब कि सारे सेम डेटा टाइप्स के रहते हैं, ठीक है। चलो एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो मैंने ये एक लिस्ट बनाई, उसमें ये देखो 1 पी क्लब स्ट्रिंग फ्लोट बूलियन सब दिए, ठीक है। और ये मैंने एक एरे बनाने की कोशिश की है उसी लिस्ट का, ठीक है। तो ये मुझे एरर देना चाहिए। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एरर देखते हैं। लेकिन ये तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, एरर नहीं दी है हमें। और यहाँ पे तो मैंने देखा बोला था कि यहाँ पे इसका डाटा टाइप है वो होमोजीनियस रहना चाहिए, बट यहाँ पे तो हेट्रोजीनियस होने के बाद भी ये एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब ये क्यों हो रहा है, तो देखो एक सेकंड, हम अब जैसे कि हम अभी इसमें पूरे का अगर एक ही होमोजीनियस रहता है ना, तो अब हम इसका डाटा टाइप देखेंगे। तो अभी डाटा टाइप देखना,
numpy स्ट्रिंग, यहाँ पे ये जो वनथ इंडेक्स पे है, जीरोथ इंडेक्स पे सॉरी, जो वन है उसको ये numpy स्ट्रिंग में ले रहा है एज ए स्ट्रिंग, ना कि ये इंट में ले रहा है। तो अगर हम इस पे चाहेंगे, अगर कोई numpy के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो उन्हें अगर हम इस पे लगाना चाहेंगे तो हम नहीं ऑपरेट कर सकते। लाइक हम जैसे कुछ ऐसे चाहें कि इस पे मतलब इसका ट्रांसपोज और जो वैसे कुछ फंक्शंस हैं वो हम इस पे ऑपरेशंस नहीं कर सकते। ये एक एज ए नंपाई एरे ऑब्जेक्ट जाता है। तो अब इसको हम इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके स्ट्रक्चर्ड एरेज में सेक्शन में पढ़ लेना चाहता, अगर देखना ही हो कि क्यों ऐसा हो गया। ये मेरे भी दिमाग में आया था कि मैंने क्रिएट करके देखा था जब मैंने पहली बार पढ़ा था, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा था, तब फिर मैंने डॉक्यूमेंटेशन में देखा, तब पता चला क्या है ये चक्कर। ओके चलो नेक्स्ट। डायमेंशन ऑफ एलिमेंट पाइथन लिस्ट में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि अगर हम एक लिस्ट ऑफ वो बना रहे हैं, मतलब कि पाइथन में हम अगर एलिमेंट में लिस्ट दे रहे हैं तो लिस्ट को अगर हम कोई अलग अलग डायमेंशंस की लिस्ट हैं तो हम दे सकते हैं, लेकिन पाइथन इसमें नंपाई एरे में उनकी जो जो वो है डायमेंशन है वो सेम रहनी चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पे 1 2 3 और इसमें 1 2 3 4 ये एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली। अगर यहाँ पे हम ऐसे 4 दे देते हैं 4 भी, तो ये एरर दिखाना चाहिए। एरर नहीं मतलब ये दिखाएगा डेटा टाइप एज ऑब्जेक्ट जाएगा, क्या तुम ये करना चाहते हो। अगर ऐसा हम बना देंगे तो फिर ये इसमें हम बाकी के जो ऑब्जेक्ट जो उसके जो नंपाई के जो बाकी जो फंक्शन है वो उनको हम नहीं कसाएंगे। अगर हम इसको 3 ही उसमें रहने देते तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। फिर मेमोरी एलोकेशन कंटीजियस नॉन कंटीजियस, इसका क्या मतलब होता है। देखो हमने कोई जैसे मैट्रिक्स स्टोर की, ठीक है, फर्स्ट रो में 1 2 3, सेकंड रो में 4 5 6 और थर्ड रो में 7 8 9। तो ये जो सारे एलिमेंट हैं 9 एलिमेंट्स हैं, पाइथन लिस्ट में क्या होगा कि अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होंगे जाके, मतलब ये कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। और नंपाई क्या करेगा, नंपाई में जो ये सारे एलिमेंट्स हैं ना, एक सिंगल मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट होंगे और सिंगल मेमोरी लोकेशन से ही एक फ्लैटेंड एरे में स्टोर होंगे जाके। और साइज पाइथन लिस्ट को ज़्यादा साइज लगता है, नंपाई एरे कम साइज लेता है। चलो अभी साइज का कंपैरिजन करेंगे, अभी जब हम एरे बनाएंगे कुछ ऑपरेशन देखेंगे तब इसका साइज का कंपैरिजन करेंगे, साइज का देखेंगे कितना साइज ले रहे हैं। और परफॉर्मेंस पाइथन लिस्ट की स्लोअर है, नंपाई एरे फास्ट है, ये तो चलो ठीक है। एलिमेंट वाइज ऑपरेशन अगर हमें लिस्ट पे करना है तो हमें लूप करना पड़ता है, उसमें बाकी जाके लूप्स यूज करने पड़ेंगे, लेकिन एरे में हम डायरेक्टली कर सकते हैं एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस। फंक्शनैलिटी कैन नॉट हैंडल अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब हम जैसे लिस्ट ए और लिस्ट प्लस लिस्ट बी अगर कर देंगे तो वो दोनों को कॉन्केटिनेट कर देगा, लेकिन अगर हम यही नंपाई में करेंगे तो लिस्ट ए प्लस लिस्ट बी तो वो दोनों के एलिमेंट वाइज एडिशन निकाल के देगा। ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं उसी पे एरेस पे। एरे क्रिएशंस में देखते हैं पहले कि जीरो डायमेंशनल एरे, जीरो डायमेंशनल मतलब कि डायमेंशन जैसे हम देखते हैं जीरो डायमेंशन के मतलब पॉइंट है, केवल एक सिंगल वैल्यू को देखते हैं। चलो सिंगल वैल्यू देखते हैं, तो ए आर नंपाई डॉट एरे एनपी डॉट नंपाई को मैंने एज एनपी एलियास एनपी यूज किया डॉट एरे 42, ठीक है। अब इसके हम डायमेंशन प्रिंट करने के लिए ए आर डॉट एन डेम यूज करते हैं, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करके देखेंगे जब, तो 42 डायमेंशन जैसे जीरो, डायमेंशन जीरो मतलब कि ये सिंगल ना, इसमें कोई मल्टीपल डायमेंशंस नहीं है। जैसे कि अब क्या मैट्रिक्स, जैसे एक समझ लो मैट्रिक्स सिंगल एलिमेंट की मैट्रिक्स है। 1D डायमेंशन मतलब एक सिंगल एरे बना हुआ है, मतलब एक लाइक लिस्ट है कि मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट एक ओनली लेंथ है, ऐसे मान सकते हो केवल लेंथ है। तो जैसे हमने देखा कि 1 2 3 4 5 एक सिंगल लिस्ट है, ये मतलब ओनली लेंथ होगी, मतलब इसमें कोई नीचे एक और ऐसा सेकंड डायमेंशन और नहीं है। और ये एन डेटा डॉट एन पी डॉट इंटेट क्या है, ये इंटेट मतलब हम इसको अगर चाहें, वैसे तो ये अपने आप कर लेता बाई डिफॉल्ट, अगर हम चाहें तो एक्सप्लिसिटली बात पे पास कर सकते हैं कि हमें मेमोरी मैनेजमेंट हम खुद अलग से भी कर सकते हैं। तो चलो इसको रन करके देखो, तो यहाँ पे देखो ओनली सिंगल डायमेंशन है, ओनली ऐसे लेंथ कह सकते हो कि लेंथ है केवल, ब्रेड्थ नहीं है। तो डायमेंशन 1 एंड टाइम, ये ए आर डॉट एंड फंक्शन एंड से हमने यूज करके निकाला कि डायमेंशन उसने रिटर्न किया। नेक्स्ट अब 2D एरेज में, 2D एरेज में क्या होगा कि एक मतलब ऐसे, चलो देख ही लो सीधा, इसको जैसे एग्जीक्यूट किया, आप देखो यहाँ पे सिंगल फर्स्ट रो सेकंड रो। अब यहाँ पे हमारे पास दो डायमेंशन हो गई ना, चाहे एक रो दूसरी रो, तो हमें पास मल्टीपल रोज हैं। यहाँ पे ये 2 डायमेंशंस में है, तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें एक नेस्टेड लिस्ट पास करनी पड़ेगी। तो लाइक ये जो अंदर वाली लिस्ट है ये फर्स्ट रो है और फिर ये सेकंड रो, ठीक है। नेक्स्ट 3 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे को क्या कर सकते हैं कि 3 डायमेंशनल एक टाइप से समझ लो जैसे बुक रखी है बहुत सारी, ठीक है। तो फर्स्ट लिया सेकंड लिया थर्ड लिया, तो ऐसे बनते चला जाता है। अब इसके लिए देखो आपने जैसे ये पास किया है, ठीक है, ये देखो
ये फर्स्ट लेयर है, तो ये फर्स्ट लेयर की वैल्यूज है ये 1 2 3 4 5 6, और ये सेकंड लेयर में 10 20 30 40 50 और ये थर्ड लेयर है। तो मतलब हमारे पास 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और एक टाइप से कह सकते हो हाइट भी है इसमें। अब जनरेटिंग का हमें रैंडम एरे जनरेट करना है, हम ऐसे पर्टिकुलरली लिस्ट पास करके तो हम जनरेट कर नहीं सकते ना, तो हमें रैंडमली जनरेट करने हैं अलग। तो ये एक फंक्शन है पाइथन में ही, रैंडम डॉट, और ये रैंडेंट मतलब स्पेसिफाई करता है कि हमें रैंडेंट देना है। तो इसमें जो हम जो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, तो पहला पैरामीटर है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है, और कितनी वैल्यूज चाहिए। तो ये हमें 5 वैल्यूज 10 to 50 के बीच की निकाल के हमें दे देगा, कोई रैंडम 5 वैल्यू। और हम इसे जितने बार रन करेंगे, जैसे 19 18 20 80 21, जितने बार रन करेंगे उतने बार हर बार रैंडम अलग अलग वैल्यूज निकाल के देगा। अब यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे ये हम सिंगल डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर मतलब एक लिस्ट निकाल चाहिए हमें 0 to 10, उसमें 6 एलिमेंट रैंडमली निकाल के लेके आओ, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 1 2 3 5 0 1 8 7, ठीक है। अब हम फिर से रन करेंगे तो ये रैंडमली कुछ अलग इंटीजर्स उठा लेगा, लेकिन इसकी जो साइज है, जो मतलब लेंथ है, वो 6 ही रहनी है। तो हमने यहाँ पे साइज एक्चुअली डिफाइन कर रखा है। अगर हम इसको साइज को हटा देंगे तो ये सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देगा रैंडमली 0 to 10। ओके, लेट्स ट्राई दैट ऑल्सो। अब देखो 0 to 10 में से कोई एक सिंगल वैल्यू रैंडमली रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे देखो, अब हमने वहाँ पे तो सिंगल डायमेंशन का बनाया था, यहाँ पे हम टू डायमेंशनल का बना सकते हैं। तो हमने डिफाइन किया कि 0 to 100 से रैंडमली वैल्यूज उठा के एक 3 by 4 का यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशन दिया हमने, पहले साइज इज इक्वल टू 10 ऐसे दे रखा था ना। अब यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशन में चाहिए, 2 डायमेंशन में चाहिए, तो हमने एक्चुअली डिफाइन किया है कि 3 rows एंड 5 कॉलम्स की एक मैट्रिक्स बना के दो, उसमें वैल्यूज जो फ्लड करनी है, जो इसमें वैल्यूज भरनी है, वो 0 to 100 में रैंडमली उठा के लाओ। और ये देखो जैसे 3 rows एंड 4 कॉलम्स। अब ऐसे ही हम रैंडमली 3 का भी बना सकते हैं। इसमें क्या करना है कि पहले तो हमें 3 देना पड़ेगा कि हाँ हमें 3 डायमेंशन चाहिए, जिसमें 4 rows होनी चाहिए और 6 कॉलम्स होने चाहिए, और 0 to 10 के बीच की रैंडम वैल्यूज चाहिए हमें। ये देखो, तो 4 rows एंड 6 कॉलम्स, ये हम रैंडमली एक एरे जनरेट कर सकते हैं। ए रेंज मेथड, ये मैंने गलत लिख रखा, ए रेंज होता है, अरेंज नहीं होता। ए रेंज मतलब कि इस हमने ये 0 to 10 के बीच में हम जो वैल्यूज आए उनको अरेंज कर दो एक स्टेप पे 2 पे। देखो हम पहले स्टेप नहीं पास करते, स्टेप बाई डिफॉल्ट 1 होता है, मतलब 0 to 10 की सारी वैल्यूज अरेंज कर दो। ए रेंज अरेंज नहीं है। अब हम जब स्टेप 2 देंगे तो मतलब 0 to 10 की सारी वैल्यूज एट ए स्टेप ऑफ 2 इज इंक्रीज करते चले जाओ। अगर हम स्टेप को अगर 5 कर देते तो ये केवल 2 ही वैल्यू देने वाला है, 0 एंड 5। अब 5 से जब आएगा 5 + 5 10 होगा, तो 10 तक नहीं जाना है, n-1 तक रहेगा ना ये। लिन स्पेस क्या करता है, जैसे कि देखो, अरे हमने इसको बोला कि np.linspace 0 to 10 के बीच में हमें 5 नंबर इक्वली स्पेस्ड चाहिए। लीनियरली स्पेस, लिन स्पेस लीनियरली स्पेस्ड मतलब इक्वली स्पेस्ड, हमें 5 नंबर चाहिए। लिन स्पेस का यूज देखो 0 2.5 5 7.5 एंड 10। तो इसने मतलब 0 to 10 के बीच के 5, ये दोनों के इन सभी के बीच में एडजस्टेंट डिफरेंस देखोगे तो वे कांस्टेंट रहेगा। अब इसको 5 की जगह हम जैसे कुछ भी करते हैं, 6 कर दें, तो अब डिफरेंस देखो कम हो गया। अब हमें ये मतलब 6 नंबर हमें दिए उसने कि इस मतलब 0 to 10 के बीच के हमें 6 नंबर इक्वली स्पेस्ड चाहिए। एम्प्टी मेथड, एम्प्टी क्या करेगा, हमने इसको बोला कि 2 by 2 की हमें एक वो मैट्रिक्स बना के दे दो, जो कि हमें एक एम्प्टी चाहिए बिल्कुल। मतलब कि अब ये एम्प्टी में मतलब क्या करता है कि आर्बिट्री वैल्यूज फ्लड कर देता है, मतलब कि अब 0 0 0 करके फ्लड करेगा, तो फ्लड 0 0 0 की जगह आर्बिट्री वैल्यूज कुछ कर देगा। अब हम इसको जब मॉडिफाई करेंगे तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब हम जैसे नहीं होता है कि फ्लैग वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं कि हम उसमें ये एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके रख लेते हैं पहले से कि उसमें हम वैल्यूज ऐड करते जाएंगे, तो हम एम्प्टी एक मतलब एरे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें फिर वैल्यूज अपने हिसाब से ऐड करते जाना है। जैसे बाद में जीरोस मेथड, ये जीरोस मेथड से क्या होता है कि एक्सिक्यूट कर जो मतलब एक एरे क्रिएट करेगा, उसमें सारी वैल्यू 0 0 0 0 कर देगा। तो हमने उसको बोला कि एक 3 डायमेंशनल एरे चाहिए जिसमें 2 रोज होनी चाहिए, 5 कॉलम, तो ये सारी वैल्यू 0 0 0 करके उसको फ्लड करके तैयार कर दिया है। वंस मेथड में, वंस में क्या करना है कि वंस में हमने बोला कि उसको एक 2 डायमेंशनल एरे चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे 3 एक आगे और देता तो 3 डायमेंशनल हो जाता। अब 3 डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशनल एरे चाहिए जिसमें 3 रोज होनी चाहिए, 2 और सारी वैल्यूज वंस होनी चाहिए, 1। तो वंस मेथड, तो अब इसके अब ऐसा एक मेरे दिमाग में आया था जब मैं पहली बार मुझे पता चला था ये
कि अब इसके बाद np डॉट टूज होगा, थ्रीज होगा। ये मैटलैब में भी होता है, वंस के बाद टूज थ्रीज ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद फिर आता है फुल मेथड। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये देखो, हमने पहले तो उसका साइज पास किया कि हमें कितने डायमेंशन का चाहिए, ठीक है। तो 2x2 का चाहिए हमें, और उसमें सारी वैल्यूज किससे फुल फ्लड करनी है कि 2 से फुलफिल करनी है। अब हम उसकी 2 की जगह अगर 5 कर दें तो ये सारी वैल्यूज 5 कर देगा। इसकी जगह जैसे हम 7 कर दें तो 2 रो 7 कॉलम्स एंड सारी वैल्यूज 5 ऐसे तो हम इसको फुल मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। आइडेंटिटी मेथड में जैसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता था कि जो सारी जो प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज होती थी वो 1 1 1 होती। तो हमने उसको बोला कि एक 3x3 का क्रॉस मैट्रिक्स मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, इसकी सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, तो सारी वैल्यूज प्रिंसिपल डायगोनल की सारी वैल्यूज 1 1 1 है। आई मेथड में देखो क्या करते हैं, देखिए सीधा देखते जाओ। इसमें हम क्या करते हैं, अब जैसे उसमें देखा था कि अब 3 था, ठीक है। अब इसमें अगर हम की आई मेथड है तो एक्चुअली उसी का है, लेकिन उसमें क्या कर सकते थे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स ही रिटर्न करता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें हम डायमेंशंस को वेरी कर सकते हैं कि हमें 3 रोज 5 कॉलम्स ऐसे करके चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी में वो हमेशा स्क्वायर ही मैट्रिक्स ही रिटर्न करेगा। अब उसकी हम एरे की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, चलो तो इसको एग्जीक्यूट करके देखो सीधा। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने एक एरे क्रिएट किया है, ठीक है। x2 नाम का एरे क्रिएट किया है रैंडमली, जिसका साइज 3x4 होना चाहिए। इंट 8 ये डाटा टाइप हम दे सकते हैं, हमने उसको डिफाइन किया है कि हमें एक इंटीजर 8 बिट का मतलब मेमोरी अलोकेट करनी है, तो 8 बिट पे हमें इंटीजर स्टोर करेंगे। छोटे वैल्यूज हैं तो 8 बिट बहुत है, ठीक है। तो 3x4 एक और साइज का एक मुझे 0 to 10 का रैंडम एरे बना के देना है, ठीक है। देखो हम इसकी डायमेंशन और इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो x2 की डायमेंशन हमारे पास 2 आई थी। तो एंड डेम जो फंक्शन है, ये हम अगर किसी एरे की डायमेंशन जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शेप होता है कि अब ये शेप क्या है, तैयार रुपए कुछ शेप में जैसे अभी डायमेंशन में तो उसने बता दिया था 2। अब जैसे 2 है तो कितने मतलब कॉलम्स कितने हैं, रो कितने हैं, तो 3x4 3 रोज थी, 4 कॉलम्स थे। एक्स जो साइज, अब ये साइज में क्या करेगा, साइज में कि हमने टोटल कितने नंबर्स मतलब कितने वैल्यूज जो साइज है। अब जैसे मेमोरी में तो ये स्टोर कंटिन्यूसली होता है ना जाके, कि मतलब 4 वो थे, तो ये ऐसे मैट्रिक्स थोड़े स्टोर होगा, एक लिस्ट कंटिन्यूसली स्टोर होगा। तो वहाँ पे अब फिर उसके बाद जो मतलब फर्स्ट थ्री है वो एक रो में है, जो उसके बाद नेक्स्ट 4 हैं, सॉरी जो फर्स्ट 4 है वो एक रो के हैं एलिमेंट, जो नेक्स्ट 4 है वो अलग रो के एलिमेंट है। तो जो उसका टोटल एलिमेंट्स का साइज है वो 12 है। और अगर हम डेटा टाइप देखना चाहें तो यहाँ पे डेटा टाइप हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया था कि इंट 8 में जाना है। इंट 8 टाइप हमने डिफाइन किया था। ये डेटा टाइप और डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो बहुत सारे और भी हैं, डेट टाइम, टाइम और टाइम के कौन से फॉर्मेट के अलग अलग डेटा टाइप हैं। आइटम साइज, ये कितना साइज लिया है उसने, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि उसने 1 बाइट लिया है ओनली। अब यही हम कंपैरिजन करके देखते हैं शायद मैंने दिया है कि नहीं दिया है। टोटल बाइट्स यहाँ पे दे रहा है, ये टोटल बाइट्स 12 ली है उसने, ठीक है। अब मैंने शायद दिया है, देखो ये प्रिंट, अरे ये क्या मैंने क्या किया है, ओके हाँ ठीक है। ये मैंने पहले एरे देखा, ये वाला एरे था ना जो हमारे पास 3x4 का। तो अब हम इसका एक लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट बनाई हमने, एम्प्टी लिस्ट बनाई। इसका साइज हम देखो 12 बाइट्स है, ठीक है, इस एरे का। एक हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई, और ये सिस्टम एक अलग लाइब्रेरी है, इससे हम इसका साइज देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का पाइथन में कितना साइज है। तो हम इसका जब साइज देखेंगे, अब देखो ये एम्प्टी लिस्ट है, केवल एम्प्टी लिस्ट का साइज आ रहा है 56 बाइट्स, और यहाँ पे ये 12 एलिमेंट्स की लिस्ट है, उसका साइज आ रहा है 12 बाइट्स। तो ये मैं वो स्टार्ट में जो मैंने बोला था ना कि मेमोरी कम लेता है ये कंटिन्यूअस, तो ये डिफरेंस है पाइथन लिस्ट में और ये एरे में। okay. अब एरे में इंडेक्स, अब हमने एरे बना तो लिया है, लेकिन अब हम एरे में कोई पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसे एक्सेस कैसे करेंगे। चलो पहले एक एरे बनाते हैं। तो ये 1 डायमेंशनल एरे बनाया 0 to 100 के वैल्यूज लेके, 10 साइज है उसका, ठीक है। अब हमें इंडेक्सिंग करने के लिए, जैसे हम लिस्ट में इंडेक्स करते हैं, जैसे कि चलो 0, तो 0th इंडेक्स पे 1 है, ठीक है। और 1 सॉरी इंडेक्स 60, और जैसे लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्सिंग है तो इसमें भी हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं, मतलब पीछे से जा सकते हैं, चल सकते हैं लिस्ट ऑफ -1। तो इसमें 1 डायमेंशनल में एरे करने के लिए अब 2 डायमेंशन में बनाते हैं। चलो ये करें 2 डायमेंशनल 3x3 का एरे बनाया। अब इसकी हमें इंडेक्सिंग करनी है। अब इसमें हमें जैसे सेकेंड रो तो 0 1 2, ठीक है। सेकेंड रो का 0th एलिमेंट, तो ये 39 इसका वो होना चाहिए। आउटवर्ड से देखो, हम ऐसे 2 डायमेंशनल एरे में अगर हम वो करना चाह रहे हैं इंडेक्सिंग, कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए
डायरेक्ट मतलब कैसे हम उसका जो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 एंड 0, हो गया। देन थर्ड है 3 डायमेंशंस एरे है अगर कोई, तो 3 डायमेंशन एरे में हम चलो देखो, पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले लेयर कौन सी, तो फर्स्ट जीरोथ लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, उसमें 0,0, तो इस मतलब सेकंड लेयर में आके 0,0 इंडेक्स मतलब 52। ओके चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, 52 आउटपुट या 52। पहले हमें पास करना है कौन सी लेयर, मतलब ये फर्स्ट लेयर, उसमें फिर कौन सा इंडेक्स, लाइक 2D डायमेंशन। अब स्लाइसिंग मतलब अब एरे अगर कोई बीच में पूरा एरे नहीं यूज़ करना है, काटना ही, मतलब थोड़ा कुछ पार्ट उसका यूज़ करना है और अलग कुछ मतलब उसको स्लाइस करना है जैसे स्ट्रिंग में करते थे, तो उसके लिए क्या करते हैं, चलो पहले देखो ये np.arrange मतलब ये 11 तक के सारे मतलब 0 to 10 तक के इंटीजर्स को अरेंज कर देगा, ठीक है। अब हम जैसे एक काम करते हैं 0 to 10, ये मतलब स्टार्ट x1 ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम पास करते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स टू एंड इंडेक्स, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पे एंड करना है। तो अब इसकी जगह हम 5 कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, तो 0 से लेकर 5th इंडेक्स तक के, मतलब n-1 तक, ठीक है। 0 to लेकर 5th इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट्स को स्लाइस करके एक अलग एरे में प्रिंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो जैसे कि अब यहाँ पे हमने क्या किया कि 0 से लेके 10 तक जाना है, बट एट ए स्टेप ऑफ 3, मतलब पहले 0th फिर 3rd फिर 6th ऐसे करके, ठीक है। तो देखो पहले 0th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर थर्ड, फिर थर्ड, 3 के स्टेप पे चल रहा है तो 3 पे फिर 6th ऐसे करके। और ये अगर हम चाहते हैं कि 5th इंडेक्स से सारे एंड तक के, 5th कॉलन कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, कि हमें लेंथ नहीं पता अगर मान लो, तो हम 5th से लेके, तो मतलब 5th इंडेक्स से लेके सारे एंड तक के सारे एलिमेंट्स को स्लाइस करके एक अलग एरे में ले आएगा। और यहाँ पे क्या करना है, तो मतलब स्टार्टिंग से लेके 5th इंडेक्स तक के एलिमेंट्स चाहिए केवल, स्टार्टिंग 0 से लेके 5th इंडेक्स तक के आगे, लेकिन हमने कॉलम के इधर साइड कुछ नहीं दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसको एग्जीक्यूट करके देखा तो देखो 0 to लेके 5th इंडेक्स तक के सारे इंडेक्स, 5th मतलब n-1 तक। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हमने कुछ नहीं दिया है, कॉलन कॉलन 2। तो अब ये क्या करेगा कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सारे एलिमेंट्स एट ए स्टेप ऑफ 2, देखो एक मिनट देख लो सीधा। अब ये देखो 0, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 का लेना है ना, मतलब तो 1 छोड़ के 2, फिर 3 छोड़ के 4, फिर 5 छोड़ के 6, फिर 7 छोड़ के 8, मतलब 2 2 के स्टेप पे इंक्रीज होगा। अब ये चलो एक हम एरे क्रिएट करते हैं यहाँ पे, 2 डायमेंशनल एरे, 0 to 20 की वैल्यू, 2 रोज 4 कॉलम्स। अब यहाँ पे देखो, अब हम इसको 2 डायमेंशनल एरे में स्लाइसिंग कैसे करना है वो देखते हैं, तो पहले एग्जीक्यूट करके सीधा वहीं से देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये एरे था हमारे पास 5 4 17 13 14 4 12 9, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला उसको कि 0 : 2, ठीक है। तो मतलब कि 0 रो से लेके सेकेंड रो तक, सेकेंड इंडेक्स, मतलब अब 0 1, अब हमें 1 तक लाना है, तो इसको हम n-1 तक ही एग्जीक्यूट होगा, तो हमें 2 देना पड़ेगा। तो 0 and 1, तो 0 and 1 में हमें स्लाइस करना है 1 to 3, मतलब 0 इंडेक्स ये, तो 1 2 एंड 3, n-1 तक, तो मतलब 1 और 2। तो हमें इन दोनों रोज में 1 और 3 के बीच के जो इंडेक्स हैं उन एलिमेंट्स को अलग निकालना है, एक एरे बनाना है, दूसरा 2D डायमेंशन। तो यहाँ पे देखो इस और इस रो में जाना है, और 1 2 और 3 को तो लेना नहीं है क्योंकि n-1 तक रहेगा, तो 4 17 एंड 4 12, ये एक दूसरा हमें 2 डायमेंशनल एरे मिला है, जिसको जो कि इसके बीच से बन के निकले बना है, इसको स्लाइस करके आगे से एक फर्स्ट इंडेक्स तक छोड़ दिया और पीछे हमने सेकंड इंडेक्स तक लिया है केवल। अब हम एरे में अगर कुछ चेंज करना चाहते हो, तो एरे में 1 डायमेंशनल में तो देखो सीधा सा है कि देखो जैसे ये एरे था, तो अब इसमें जाके डायरेक्ट इंडेक्स, जैसे हम लिस्ट में मॉडिफाई करते थे इंडेक्स दे के उसको मॉडिफाई करके कर देते थे, जैसे अपने एरे में इंडेक्स में सीधा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। और अगर हम फिर उसमें ऐसे ही, क्या मैंने 2 डायमेंशनल का नहीं दिया क्या, 2 डायमेंशन में हम डायरेक्ट डायमेंशन दे के और सीधा जो वैल्यू हम डिफाइन करना चाहते हैं वो वैल्यू सीधी असाइन कर सकते हैं उसी पे। अब अगर हम उस पर कोई ऑपरेटर्स एरेज में लगाना चाहते हैं, जैसे लिस्ट में, तो हमें कोई ऑपरेटर अगर किसी लिस्ट पे लगाना है तो हमें उसमें उस पर इटरेट करना पड़ता था, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये देखो, हमें एक x2 जो एरे था उसमें वो सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है जो वैल्यूज ग्रेटर देन 6 हो, ठीक है। तो x2
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x2 ग्रेटर देन 6, तो ये जितनी वैल्यूज ग्रेटर देन 6 होगी, चेंज करके देखते हैं, ग्रेटर देन 9 के, तो ग्रेटर देन 9 जितनी वैल्यूज होगी उनको प्रिंट होगा। अब यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं, ओके हाँ मैंने एग्जाम्पल इंक्लूड किया, तो यहाँ पे जैसे हमने मल्टीपल कंडीशन दी कि ग्रेटर देन 3 हो बट लेस देन 9 हो, तो ऐसी वैल्यू केवल एक ही है इस एरे में। अब लेस देन 9 की जगह लेट्स गिव समथिंग एल्स 15, ओके, ग्रेटर देन 3 है और जो लेस देन 15 है, वो सारी वैल्यूज का एक अरे बना के देखेगा। यूनिक, अब यूनिक क्या करता है, जैसे कि ये देखो ये एक एरे है, ठीक है, इस एरे में कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, 1 इतनी बार आया है, ठीक है, तो अगर हम जब यूनिक फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये केवल लाइक सेट ऑपरेशन कर देगा, कि मतलब जो रिपीटेड वैल्यूज हैं उनको रिमूव कर देगा, तो हमें केवल एक यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज का एरे मिलेगा। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज तो जैसे मैट्रिक्स में हमें पता है कि रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है, तो जैसे हमने एक 2D एरे लिया, उस 2D एरे के जो रोज थी उनको कॉलम और कॉलम को रोज ट्रांसपोज करने के लिए ट्रांसपोज, और उसमें हम एरे पास करेंगे, कौन सा एरे को करना है वो हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। फ्लैटन, फ्लैटन का क्या है, मतलब कि जैसे अब एक एरे है, कोई 2 डायमेंशनल एरे, जैसे ये था, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको फ्लैटन करना, मतलब कि एक सिंगल एरे बना रहा है, 1 डायमेंशन में लेके आना है इसको, तो हम फ्लैटन मेथड से ही कर सकते हैं, ठीक है, तो x2 डॉट फ्लैटन रिसेप। अब इसके देखो, जैसे ये देखो यहाँ से देखते हैं, ओके चलो, हमने एक एरे बनाया सिंगल 1 डायमेंशन में 10 लेंथ का, मतलब 0 to 10 को अरेंज किया, मतलब 10 वैल्यूज हैं। अब इसकी इनिशियली शेप है कि मतलब ये सिंगल डायमेंशन है, 10 लेंथ है इसकी, ठीक है। अब हम इसको रिसेप करना चाह रहे हैं कि ये इसमें 2 रोज हो और 5 कॉलम्स हो, तो हम AR नाम से बनाया था, तो AR डॉट रिसेप दे सकते हैं। तो अब जो फाइनली एरे बनेगा उसमें 2 रोज होंगी और 5 कॉलम होंगी, और यहाँ पे देखो हम शेप प्रिंट करके देख रहे हैं जो, तो शेप भी उसका 2:5। अब यहाँ पे अगर तुम चाहो कि ऐसा कर दो कि 3 और 5 का चाहिए मुझे, ठीक है, तो ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है, वैल्यू एरर, क्योंकि हम 3 और 5 मतलब 15 वैल्यूज चाहिए हमें उसको अरेंज करने के लिए, तो हम वो नहीं कर सकते हैं, तो 2:2,5 करेंगे, मतलब 2 रोज 5 कॉलम्स, तो वो कॉल हो जाएगा। स्टैकिंग, चलो ये देखो, पहले हम एक 2 डायमेंशनल एरेज बनाए हमने, x1 एंड x2, ठीक है। अब स्टैकिंग मतलब देखो, पहले वर्टिकल स्टैक में क्या करना है कि हमें इन दोनों एरेज को अलग अलग थे, तो हमें इन्हें एक बनाना है, ठीक है, तो np डॉट वी स्टैक मेथड हम करेंगे और दोनों वैल्यूज को पास करेंगे, x1 एंड x2 जो हमें एरेज को बनाना था, और उनको क्या करेगा कि इन दोनों को एक के ऊपर एक वर्टिकली अरेंज करके, मतलब एक सिंगल एरे बना देगा, दोनों को वर्टिकली स्टैक कर देगा। लाइक फर्स्ट पहले 287 था, तो 287 973 एंड 783 ये फर्स्ट एरे, और ये 410 262 ये सेकंड एरे, ठीक है। हॉरिजॉन्टली स्टैक करना मतलब उनको साइड बाई साइड रखना है, तो साइड बाई साइड रखने के लिए ये देखो, पहले ये x1 एरे, उसके बाद ये x2 एरे आ गया। अब हम इसको एरे को अगर स्प्लिट करना चाह रहे हैं, चलो पहले एक एरे बनाते हैं 2,5 2,10 का, सॉरी 2,10 का एक एरे बनाया हमने, 2 रोज एंड 5 कॉलम। अब हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं मल्टीपल पार्ट्स में, चलो स्प्लिट देखते हैं। हॉरिजॉन्टली जैसे स्प्लिट कर रहे हैं, पहले हॉरिजॉन्टली मैंने बोला एच स्प्लिट फंक्शन कॉल किया कि इस एरे को 5 हॉरिजॉन्टल एरेज में स्प्लिट कर दो, मतलब कि हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना है लाइक दिस, यहाँ से एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से, ऐसे 5 एरेज बनाने हैं, ठीक है। तो 5 एरेज तो यहाँ पे बनना पॉसिबल है, इक्वल डायमेंशन के 5 एरे। अगर हम यहाँ पे कर दें कि 6 एरे, तो 6 एरे पे ये एरर दे देगा कि 6 एरे इसके नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि अगर हम 6 एरेज बनाएंगे तो ये इक्वली डायमेंशन नहीं रहेगा, जो हमारे अलग बन के तैयार होंगे जो नए एरे, वो नहीं बन सकते, तो हम 6 नहीं दे पाएंगे, तो हम 5 देना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 में डिवाइड करना इस एरे को हॉरिजॉन्टली पॉसिबल है। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, अगर ये देखो, चलो ये वर्टिकल स्प्लिट, सॉरी यहाँ पे वी स्प्लिट, ये वर्टिकल है, यहाँ पे गलत लिखा है वी स्प्लिट, तो हम यहाँ पे क्या करना है, हमें ये एरे था, इसको हमको वर्टिकली डिवाइड करना है 2 अलग अलग एरेज में, तो अब ये हम इसको 2 में कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही लाइन, अगर हम इसकी जगह 2 की जगह 3 दे देंगे तो ये 3 पे एरर देगा, देखो वैल्यू एरर, क्योंकि हम इसे एक सिंगल जो 2 डायमेंशन 2 रोज है जिसमें, उसे हम 3 में कैसे डिवाइड कर पाएंगे, नहीं ना, तो हम इसको 2 ही देना पड़ेगा। इसको हम चाहते तो 1 दे देंगे अगर, तो ये एक से यही एरे सिंपली रिटर्न कर देगा जो एरे था ऑलरेडी। अब कोई वैल्यू जैसे हमें बीच में से रिमूव करनी है, अगर कुछ कोई वैल्यू रिमूव करनी है या कोई पूरा कॉलम रिमूव करना है, तो उसके लिए डिलीट मेथड का यूज करते हैं। तो डिलीट में हम क्या करेंगे, एरे पास करेंगे और कौन से कॉलम में पास करना है, और एक्सेस। अब देखो एक्सेस क्या होती है, एक्सेस मतलब कि जो रो, एक्सेस मतलब रो वाइज हमें ऑपरेशन करना है कि कॉलम वाइज ऑपरेशन करना है,
तो रो वाइज ऑपरेशन करने के लिए हमें देना पड़ता है 0 और कॉलम वाइज ऑपरेशन करने के लिए हमें देना पड़ता है 1। तो हम क्या बोल रहे हैं इसको कि x2 जो एरे x1 एरे है जो हमारे पास, उसमें सेकंड कॉलम को, जो सेकंड इंडेक्स पे कॉलम है, उसको रिमूव कर दो। कहाँ पे? उसके लिए जाना है हमें कॉलम वाइज इटरेट करना है। तो देखो ऐसे, इधर देखो यहाँ पे पहले हमारे पास था 287 973 837। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, कॉलम वाइज रिमूव करना है कॉलम इंडेक्स पे, ठीक है। तो 289783 मतलब कि 012 सेकेंड इंडेक्स पे कॉलम वाइज जो एक्सेस हमने 1 दिया है ना, तो कॉलम वाइज जो हमारे पास है वो है, कॉलम जो आ रहा है उसको डिलीट कर देना, मतलब तो पूरा कर, तो ये लास्ट जो रो है ना, कॉलम है सॉरी, वो रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया है। अब इसको हम अगर उसमें देखते हैं, ये देखो यहाँ पे ये रो का एग्जांपल है, रो वाइज रो इंडेक्स पे जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बोला है कि वनथ इंडेक्स पे जो रो आ रही है, रो वाइज जाना है वनथ इंडेक्स पे, x2 में उसको डिलीट करना है। तो 0 1 वनथ इंडेक्स पे ये रो आ रही है, तो इस रो को 462 नेक्स्ट एरे में रिमूव हो चुकी है। अब एरे को अगर हम कॉपी करना चाह रहे हैं, अब अगर हम डायरेक्ट ऐसे दे देंगे कि x2 इजिकल टू x1, तो ये क्या करेंगे, ये सेम एरे को पॉइंट करेंगे। अगर हम एक में चेंज करेंगे तो वो दोनों में रिफ्लेक्ट होंगे। हम चाहते हैं कि अलग अलग दोनों में चेंज हो, तो उसके लिए हमें, जैसे कि ये देखो यहाँ पे हमने पहले x2 वाले एरे में 0 इंडेक्स को, जैसे यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू 5 पे, यहाँ पे देखो ये क्या, हमने एक में चेंज किया लेकिन वो दोनों में चेंज हुआ है। तो ये हम अगर डायरेक्ट असाइन कर देंगे तो उससे नहीं हो सकता है, हमें इसके लिए कॉपी यूज करना पड़ेगा। देखो ऐसे करते हैं पहले, और ये व्यू, चलो सॉरी पहले व्यू देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमने एक x1 का व्यू असाइन किया, मतलब व्यू जैसे कि देखो, जैसे कि हमारे पास एक डेटा, व्यू का मतलब कैसे समझाएं, हमारे पास लिस्ट है उसमें डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हम केवल वो लोग चाहिए हमें जिनकी एज 45 प्लस हो, हमारे पास लिस्ट में डेट ऑफ बर्थ है, तो हम एक ऐसा पर्टिकुलर अलग व्यू क्रिएट करना चाहते हैं कि जिसमें वो लोग हों जिनकी एज 45 प्लस हो, मतलब मान लो वैक्सीनेशन के लिए चाहिए, तो हम एक पर्टिकुलर व्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें हम उनको जो डेट ऑफ बर्थ है उनसे एज कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर व्यू बनाएंगे। नेक्स्ट, तो हम ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वो अगर हम एक में चेंज करेंगे तो वो दोनों में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि हम उसमें कॉपी नहीं किए, हमने उसका एक अलग व्यू बनाया है। मतलब जैसे कि देखा ना कि डेट ऑफ बर्थ थी हमारे पास, हमें एज निकालनी थी, एज का डेटा सेट बनाना था, तो उसके लिए हमने केवल ये डेट ऑफ बर्थ चेंज थोड़ी किया, डेट ऑफ बर्थ बस कैलकुलेशन करके एक अलग व्यू जनरेट कर दिया है। उसके लिए हम जब अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी करने के लिए हमें कॉपी मेथड यूज करना पड़ेगा। तो x1 डॉट कॉपी, अब हम अगर चेंज करेंगे तो एक में ही चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने 11 डॉट 10 दिए, 11 को 10 कुल किया, तो यहाँ पे इसमें 2 रहेगा, इसमें 10 रहेगा, दोनों में अलग अलग ऑपरेशन होंगे। एरे मैथ मतलब कि अब ये देखो, पहले चलो दो एरे क्रिएट कर लिए 2 डायमेंशन में 2 by 2 के, ठीक है। अब जैसे कि अब हम लिस्ट में अगर ये करते तो लिस्ट में वो डायरेक्ट ऐड कर देगा, अगर हम इसको उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में देंगे तो ये लिस्ट में अपेंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर करेगा। अब यहाँ पे ये क्या किया हमने, x1 + 2 किया, मतलब जो x1 में ऑलरेडी थी वैल्यूज उनको सबको 2 ऐड कर दिया, या तो चाहे हम डायरेक्ट कर दें या फिर np डॉट ऐड करके कॉल करें, ये मेथड से पास करके करें, ठीक है। ये सभी एलिमेंट्स को 2 ऐड कर देगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको, जैसे दोनों एरेज को ऐड करना चाहते तो पहले ये था, अब दोनों को हम डायरेक्टली दे सकते हैं x + y करके, एलिमेंट वाइज रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को वो ऐड कर देगा, जैसे 1 + 5 6 ऐसे एलिमेंट वाइज उसने ऐड कर दिया सभी को। अब यहाँ पे हम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वही सेम फंडा इधर भी है कि मतलब x माइनस वाई या फिर np डॉट सब्ट्रैक्ट कॉल करके डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल के लिए डाल दिया था मैंने बस। रिमाइंडर निकालना है या कुछ भी करना है तो हम पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट पे कर सकते हैं, जैसे np डॉट डिवाइड, तो ये हर एक उसको हर एक एलिमेंट्स वाइज रेस्पेक्टिव दोनों एरियाज को डिवाइड करेगा और जो आएगा। और यहाँ पे अगर रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर अगर हमें लॉग अप्लाई करना है तो वो लॉग हम हर एक एलिमेंट पे, हर एक उस एरिया के हर एक एलिमेंट पे लॉग अप्लाई कर सकते हैं। ये लिस्ट में अगर हमें करना होता तो लिस्ट में करने के लिए हमें लिस्ट पे इटरेट करना पड़ता पहले। एलिमेंट वाइज स्क्वायर रूट के लिए है ये SQRT np डॉट स्क्वायर SQRT। ये फ्लोर, अब चलो ये फ्लोर देखो, फ्लोर में क्या है, जैसे 1.2, ठीक है। तो 1.2 है तो जैसे इसको जैसे मान सकते हो लोएस्ट इंटीजर, तो 1.2 से लोएस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। 3.23 से लोएस्ट इंटीजर क्या है, 3 है। तो ये फ्लोर फंक्शन है, मतलब किसी वैल्यू पे हर एक एलिमेंट पे फ्लोर फंक्शन लगा देगा, मतलब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको, उससे मतलब लोएस्ट इंटीजर वो होगा जो 1.2 से लोएस्ट इंटीजर, सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 1 है, ऐसे।
और इसे सील भी फंक्शन है कि मतलब 1.2 से सीलिंग वैल्यू निकाल के देगा, तो सीलिंग वैल्यू 1.2 के ऊपर की जो इंटीजर आएगा वो आएगा 2। अब ये देखो, चलो ये अब ऐसा देखो, जैसे अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे पास पहले तो यहाँ पे तो हमने एक एरे क्रिएट किया है एक्स और ये वाई, ठीक है, तो हम ये एरे हमारे पास ये एरे वाई एरे आया है, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि इसके जो सम निकालना है हमें इसका, ठीक है, और एक्सेस हमने क्या दिया है 0, मतलब कि हमें सम निकालना है रो, ठीक है। तो इस एक्सेस पे कॉलम में हम इस कॉलम में चलेंगे तो पहले हमें 11 मिलेगा, फिर 88 मिलेगा, तो 11 और 88 का सम 99। इस पे चलेंगे तो 11 प्लस 54 65, तो इस कॉलम में चला है। फिर आया कम सम की बात। अब ये कम सम क्या, देखो कम सम एक्सेस इज इक्वल टू 0, सॉरी मैं भी देखो इधर। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कम सम में ये कॉलम्स की जो वैल्यू है उनको हमने ये एक्सेस में हमने दो नहीं दिया है। यहाँ पे हम पर्टिकुलर जो मतलब दो एरे अगर पास कर रहे होंगे तो दो एरेज का जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज है ना, जो उधर उस कॉल इंटीजर में उसमें मिलेगी और जो इस एरे में मिलेगी, तो उन दोनों की जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं उस इंडेक्सेस पे उनका ऐड करके देगा। और ये मिन और मैक्स फंक्शन हम कौन से एक्सेस पे मिनिमम और मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कि हम उस एक्सेस पे मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के कुछ फंक्शंस, अब जैसे कोई एक एरे है हमारे पास, ठीक है, तो एक x1 एरे था, हम x1 एरे का अगर मीन निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम मेथड कॉल कर सकते हैं, एनपी एक मीन इसका निकालना है, तो इस जो ये डेटा सेट बना है, मतलब ये जो वैल्यूज बनी है एरे, इसका मीन निकलेगा 23.3। डायरेक्ट अब मीडियन निकालना है, ये सारे ऑपरेशन सब मीन मीडियन मोड एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस सारे निकाल सकते हैं हम, ठीक। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस वही साइन कॉस आर्क, जैसे कि हमने यहाँ पे देखो पहले ये लिन स्पेस देखा था, लीनियर स्पेस, तो हमने बोला कि माइनस पाई से पाई की वैल्यू के बीच के हमें 200 लीनियरली स्पेस्ड मतलब इक्वली स्पेस्ड एक एरे बना के दो, और जो एरे दिया है उसको हमने एक दूसरे एरे में साइन फंक्शन अप्लाई करके वाई एरे में लिया। अब हम यहाँ पे वाई प्रिंट करेंगे। अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत मतलब ये 200 वैल्यूज होंगी, और ये 200 वैल्यूज भी बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं, तो हम इनको प्लॉट करके देखते हैं। चलो प्लॉट, ये मैट प्लॉट लिप कल है, चलो यहाँ पे चलो प्लॉट करके देख लेते केवल। हाँ ये देखो, तो ये हमने साइन का फंक्शन प्लॉट किया था, तो यहाँ पे देखो माइनस पाई टू पाई, पाई 2.7, ठीक है। ये जो हमने वैल्यूज को मतलब साइन की जो वैल्यू आई थी वो सही आई थी, हम वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो बाकी और आर्क साइन रेडियन से डिग्री में करना, डिग्री से रेडियन करना, उसके लिए फंक्शंस यूज होते हैं, या हाइपर प्लॉटिंग यूज करनी है, कुछ भी करना है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा के अब कुछ मेथड्स देख लेते हैं। लीनियर अलजेब्रा, पहले तो हम डायरेक्ट इसको लीनियर अलजेब्रा में उसमें एक मतलब क्लास अलग से नंपाई में लीनियर एल्ज, तो उसको हमने पहले इंपोर्ट किया। तो पहले हम दो एरे क्रिएट करते हैं, एरे 5 और एरे 6, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि मैट्रिक्स में हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो दो मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डायरेक्ट हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं एनपी डॉट डॉट, और दो एरे जिनका मैट्रिक्स दो से ज़्यादा भी एरेज का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीपल और भी एरेज दे सकते हैं साथ में। तो ठीक है, जैसे जो एरे 5 और 6 आए थे तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकल के आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कंप्यूट डॉट प्रोडक्ट, अब यहाँ पे इसमें, हाँ सॉरी, उसमें डॉट केवल दो का ही निकाल सकते थे, इसमें मल्टीपल का निकाल सकते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल एरेज भी दे सकते हैं, आंसर सेम आएगा, बट यहाँ पे हम जैसे 3 4 5 जितने ज़्यादा एरेज का निकालना चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट, उनका भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये देखो, ये 3 का भी निकाला, तो ये डॉट वाले में केवल 2 का ही निकाल सकते थे, या मल्टी डॉट में 3 2 से या उससे ज़्यादा का भी निकाल सकते हैं। इनर प्रोडक्ट क्या होता है कि दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स बनाना। तो ये जो ए आर 5 और ए आर 6 थे, तो इनके जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई करके एक नई मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। ये तो हम डायरेक्ट इनर करके दे सकते थे, या फिर ऐसे दे सकते। अभी यहाँ पे तो चलो दो ही थे, तो इसलिए इनका केवल मतलब दोनों का आंसर, चलो हाँ ठीक है डिफरेंट है, ओके। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मैंने क्यों दिया पता है। मैट्रिक्स की अगर जैसे हम निकालते ए स्क्वायर ए क्यूब, कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर करके निकाल रहे हैं, तो मैट्रिक्स की डायरेक्ट पावर विन करके निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स डॉट पावर। तो हमने ए आर 5 स्क्वायर निकाला है यहाँ पे, ये ए आर डॉट। अब जैसे कि अब सेम आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे देखो
यहाँ पे हमने मैट्रिक्स मतलब एक ARR5 स्क्वायर निकाला है, ठीक है। तो मतलब ARR5 इंटू ARR5, तो अगर जब हम इसको ARR5 इंटू 5 करेंगे तो हम इसे यहाँ पे आंसर देखो वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे 7 10 15 22, ठीक है। 7 10 15 22। अब अगर हमें इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो उसका इनवर्स निकालने के लिए डायरेक्ट हम INV फंक्शन यूज कर सकते हैं और मैट्रिक्स जो पास कर सकते हैं कौन सी मैट्रिक्स का, एरे या मैट्रिक्स या एरे जिसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डॉट डेट फंक्शन है, ठीक है। जौन से एरे का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट पास कर सकते हैं और हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। और जैसे जब हम कोई इनवर्स निकालते हैं तो उस इनवर्स को अगर उसकी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो देखो एक सेकंड, मैंने क्या किया, AR12 नॉट डिफाइंड, ARR, ओके सॉरी, ओके इसको मैंने रन नहीं किया था इस सेल को, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट जैसे देखो -2 इसका डिटर्मिनेंट आया तो हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ठीक है। अब ये देखो, अब जैसे हमने उसका मल्टीप्लाई किया, अगर हम उसके डॉट प्रोडक्ट करेंगे अगर इनवर्स का और उसका, तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये देखो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल रही है, ठीक है। और हम डायरेक्ट जैसे हम नहीं मैट्रिक्स का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो जैसे AX इक्वल्स टू बी देना है, ठीक है। तो मतलब A वो वाली डिटरमिनेंट होती थी जिसमें कोफिशिएंट्स होते थे वेरिएबल्स के, X में वेरिएबल्स होते थे, और AX B होता था जो कि उसमें जो राइट साइड में जो हमारी वैल्यूज आती, तो हम A मैट्रिक्स और जो B मैट्रिक्स होती थी हमारी, उनको हम अलग से पास कर सकते हैं और हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसे ये एक हमने सिस्टम लीनियर इक्वेशन लिया, इसके कोफिशिएंट्स ये थे और हमें जो X और Y के जो सॉल्यूशन थे वो यहाँ पे मिल गए, ठीक है। कंपैरिजन फंक्शन, इन फंक्शंस का हम जैसे यूज करते हैं कि दो एरेज हैं, ठीक है। एक जैसे CAR कैरियर एरे 1 और ये 2। अब हम इनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स की वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना करके उनके हम आउटपुट चाहते हैं एक अलग एरे में। तो हम डायरेक्ट ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल, इक्वल, ये सारे ऑपरेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं और एक हमें एरे मिलेगा बुलियन वैल्यूज का, जो कि हर उस रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स की जो रिजल्ट आया होगा उस कंपेरिजन का वो रिटर्न करेगा। अब एरे फ्लैग्स, ये एरे फ्लैग्स क्या होता है, देखो क्या होता है जब हमें अभी जो जो एरे बनाया है हमने, उस एरे का हमें मेमोरी लेआउट तो पता नहीं है क्या है। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि उसका मेमोरी लेआउट क्या है, जो मतलब हमने एरे क्रिएट किया उसका एरे का मेमोरी लेआउट जानने के लिए हम एरे जो नंपाई जो एरे बनाया उसमें फ्लैग मेथड को कॉल करते हैं, तो हमें उसका एरे का जो मेमोरी लेआउट है वो रिटर्न करता है। तो मेमोरी लेआउट में वो क्या क्या वैल्यूज रिटर्न करता है कि कंटीजियस है कि नहीं है, एफ कंटीजियस है, सी कंटीजियस। ये एफ कंटीजियस सी कंटीजियस क्या होता है, पहले तो कंटीजियस देखो। तो कंटीजियस एरे मतलब पहले ये बात तो हमें पता है कि नंपाई एरे कंटीजियस में एसेट को स्टोर करता है, मतलब कि हमने अगर कोई एरे जैसे नेस्टेड लिस्ट पास की है तो वो ये कंटिन्यूसली मेमोरी लोकेशन में स्टोर की गई होगी, ठीक है, लाइक ए सिंगल लिस्ट, ठीक है। और अगर सी कंटीजियस का मतलब क्या है कि जो हमने जैसे फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट मेमोरी लोकेशंस में कंटिन्यूसली आ रहे हैं एडजेसेंट, जैसे 0 0 इंडेक्स में मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो फर्स्ट जो 0th इंडेक्स मेमोरी लोकेशन में वहां पे है, और जो 0 1 इंडेक्स पे एलिमेंट मैट्रिक्स में है तो वो उसके कंटिन्यूसली नेक्स्ट पे है मेमोरी लोकेशन में भी। तो अगर ऐसा है तो उसको सी कंटीजियस बोलते हैं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको एफ कंटीजियस बोलते हैं, ठीक है। और ओन डाटा मतलब कि अगर जो हमने एरे क्रिएट किया है वो खुद की मेमोरी यूज करता है कि किसी और ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट कर रखा है उस ऑब्जेक्ट के साथ भी कोई मेमोरी शेयर कर रहा है वो कि नहीं कर रहा है। और ये राइटेबल, अलाइंड, ये बाकी और जो पैरामीटर्स ये फ्लेक्स जो मेथड है वो रिटर्न करता है। राइटेबल मतलब अगर हम इसको फॉल्स सेट कर देंगे तो फॉल्स सेट करके वो हमें केवल मतलब उसको हम पे मॉडिफाई नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हैं। चलो एक एरे बनाते हैं, उस पर कॉल करके देख लेते हैं। तो देखो ये हमने एक एरे बनाया, 1 डायमेंशन था, तो एफ कंटीजियस ट्रू और सी कंटीजियस ट्रू। तो जैसे मैंने अभी बोला था कि अगर वैल्यूज एडजेसेंटली आ रही होंगी मेमोरी लोकेशन में तो ट्रू होगा, नहीं आ रही होंगी तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए अब ये देखो ऊपर ये हमने जो बनाया है एरे, ये एरे तो सिंगल डायमेंशन में है ना, अगर ये मल्टी डायमेंशन में होता तो हम ऐसा कुछ बात कर सकते हैं। तो इसको देखो मल्टी डायमेंशन करके देखते चलो। एक और एलिमेंट देना है, 5 6 7 8 3 5। अब देखो अभी वो उसमें तो सिंगल डायमेंशन था, उसमें तो अगर चाहे कॉलम वाइज उसमें रो मेजर में स्टोर की गई हो चाहे कॉलम मेजर में, दोनों ट्रू ही रहने थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो मेजर मतलब ये क्या है कि ये जो वैल्यूज हैं
वो डायरेक्टली ऐसे ही लीनियरली स्टोर की गई है मेमोरी लोकेशन में भी। और फिर बाकी ओन डाटा ट्रू राइटेबल ट्रू, मतलब अभी हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हम इसको अलग से पैरामीटर पास करके इसके, और हम इसको राइटेबल को फॉल्स कर देंगे तो फिर ये हम इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल। Oh, we overshot the time limit also by 26 minutes. So that's it from my side. If you have any doubt, you can ask. I'm stopping my screen share. सर लिंक शेयर कर देना। ओके ओके, वो हम डिस्कॉर्ड सर्वर, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में सब में शेयर कर देंगे, ठीक है? ओके सर। एनीथिंग एल्स? ओके, देन वी शुड स्टॉप इट, स्टॉप रिकॉर्डिंग।